हमने जीरो से चालू किया, हमने 30 करोड़ रुपये कमाया। हमारा पोर्टफोलियो 30 करोड़ हो गया था, 30 करोड़ बढ़ गया होगा 550 करोड़। कि ऐसी मशीन हो जो इधर से आलू डले और उधर से सोना निकले। 14 करोड़ तरीके हैं पैसे कमाने के। ये इनकम टैक्स वालों से क्या है, कभी लफा मोल लेने का नहीं। वॉरेन बफे से मिलने की शुरुआत कैसे हुई? हाउ वाज द फर्स्ट बर्कशायर हैथवे मीटिंग एंड ऑल? अभी तक तो हम सोचते हैं हम ही होशियार हैं। होशियार तो ये बंदा, हम तो सब केजी के बच्चे हैं कर रहे हैं। अभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं, हाउ यू सी? आप बात करो 1-2 घंटे तो मालूम पड़ा था भाई कितना ठंडा आदमी है। मैं जिंदगी भर ऐसा भी कराऊंगा तो मैं क्या लाइफ टाइम में करोड़ की नेटवर्क तक पहुंच जाऊंगा? करोड़ों में पहुंच जाओगे भाई। सीए का कितना योगदान आप कहते हैं, मतलब सीए होना कितना इंपॉर्टेंट रहा इसके लिए? बहुत सारे सीए सुन रहे हैं इसको। मेरे पास पैसा कंपनी एक तरफ है, लेकिन सीए डिग्री एक तरफ है। और हमारा जो यूथ है भारत का, ज्यादा से ज्यादा कमाना है और जल्दी से जल्दी कमाना है। बाजार में आए हम पैसा कमाने के लिए आए। मैं अपने तरीके से पैसे कमाता हूँ और मैं पैसा कमा सकता हूँ। क्रिप्टो को लेके आपकी क्या राय है? यार मेरे को क्रिप्टो बिल्कुल समझ में नहीं आया। बाजार बहुत बढ़ गया, अब तो क्रैश आएगा। अब ये सुनते सुनते ही 1-1.5 साल हो गया, अब वो आ नहीं रहा है। जिस दिन शेयर बाजार की तेजी टूटी, उसके 6 महीने के अंदर सबका कमा टूट जाने वाला है। हमारे इन्वेस्टर का लाइफ नहीं है। वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर रनिंग अ कंपनी, वी आर 12,000 पीपल। लोगों को सैलरी मिलती 10-10, 20 करोड़ की, ऐसे लोग भी हैं। राम राम भाई सारियानू। तो आज आपका स्वागत है सुपर स्पेशल पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने जा रहा है स्टॉक मार्केट के भीष्म पितामह से, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में, जिनको 40 साल का अनुभव है। आज की रेट में जो सेंसेक्स आपको 72,000 से ऊपर का दिखता है, इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, जब सेंसेक्स मात्र 100 था, जी हाँ 100, और ये इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर में गिने जाते हैं। इनकी नेटवर्थ इस समय 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये विश्व में टॉप 2,000 व्यक्तियों में इनका नाम आता है। और इनका एक्सपीरियंस इतना लंबा है कि चाहे 1992 में हर्षद मेहता के टाइम की तेजी हो या 2008 का क्रैश हो, सारी चीज़ें इन्होंने ना सिर्फ देखी है बल्कि उस घटनाओं को जिया भी है। वॉरेन बफे के ज़बरदस्त समर्थक हैं। वॉरेन बफे की एजीएम जब भी होती है वहाँ से जाते हैं और तब से लेके अब तक रेगुलरली जा रहे हैं। और जैसे वॉरेन बफे के लेटर फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वैसे मोतीलाल ओसवाल जी की जो इनकी स्टडी है, वेल्थ क्रिएशन स्टडी, वो भी सुपर डुपर फेमस है। अभी कुछ ही समय पहले 28th स्टडी इन्होंने जारी की। और जो भी स्टॉक मार्केट का में फॉलो करता है, फॉलो करना चाहता है, वो स्टडियाँ उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने वॉरेन बफे के लेटर्स। उनकी जैसे बुक पढ़ने का शौक है, उनकी जैसे जिंदा दिल जिंदगी है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज इनके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको पता है कितना कॉन्फिडेंट रहता हूँ आपके साथ। मैंने 700 से ज़्यादा वीडियोस किए हैं, 50 से ऊपर पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है मेरे लिए सुपर इंस्पिरेशनल, सुपर पर्सनल है। तो करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और मतलब जैसे सर आज के जो पॉडकास्ट का अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं कि 2020 तक इंडिया में 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे और अभी 2024 में, पिछले 4 साल में 10 करोड़ डीमेट अकाउंट नए खुले हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जो मैं मानता हूँ कि जो 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, उसमें शायद ऐसा ही कोई मुश्किल ही कोई व्यक्ति निकलेगा जो आपको ना जानता हो, आपकी स्टडी उनको फॉलो ना किया हो। पर ये जो 10 करोड़ लोग नए आए हैं इंडस्ट्री में, इनको बहुत सारी रिवीजन की जरूरत है। तो आज मैं उस इंडस्ट्री, जो मैं वैसे जेनेक्स को बिलोंग तो नहीं करता, जेनेक्स वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं जेनजी को बताना चाहता हूँ कि हमने क्या सीखा और आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पॉडकास्ट 3 टुकड़ों में है मोटा मोटी: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ रामदेव अग्रवाल जी एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ इंडियन मार्केट। तो अपन पहले पास्ट की बात करेंगे कुछ समय तक कि पहले क्या था, फिर अपन बात करेंगे अभी क्या चल रहा है, फिर अपन बात करेंगे फ्यूचर क्या लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट की बात करते हैं। आपकी एक रील है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, कि जिसमें एक बात आप कहते हैं, जिसने आपने अप्स एंड डाउन्स बताया। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझता, वो रील देख के पूरा हिल जाता है कि हमने जीरो से चालू किया, वो 30 करोड़ हो गया, फिर 66% डाउन, फिर 10 रह गया, फिर वापस 100, फिर वापस 50, फिर वापस 2,000। तो ऐसे चीज़ें बढ़ी। तो मैं हर अप एंड डाउन को आज डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो रील चालू होती है कि भाई जीरो से चालू हुआ और 30 करोड़ तक चला गया। तो सबसे पहले जीरो से चालू करते हैं कि सर आपके स्टॉक मार्केट में जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आए आप एंड क्या थी स्टार्टिंग? देखिए, मैं तो हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ का। ओके। ओके। सो मतलब हमारे फार्मिंग का काम है, अभी भी काम है। मतलब हमारे पास अभी भी 100-150 एकड़ ज़मीन होगी। सो घर का काम तो वही था, बड़ी फैमिली है। तो वहाँ से हम सीए करने के लिए मुंबई आए। अब वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम 4-5 बार फेल हो गए इंटरमीडिएट में।
सब जितने न्यूमेरिकल थे अकाउंट्स और उसमें तो सब में डिस्टिंक्शन निकल गए और जो थ्योरी पेपर था उसमें सब अटक गए O&M ये वो में। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था हमारे हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी। तो हैंडराइटिंग हमने 24 साल की उम्र में पूरी बदल दी। वो जब बदली उसके बाद फिर कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, फटाफट पास हो गए और पास होके फिर उसके बाद हमने 83 में पास हुआ मैं और उसके बाद जो है 2 साल हमने इक्विटी रिसर्च किया। इक्विटी रिसर्च करते-करते मतलब उस समय तक क्या था हमने जो कंपनी ऑडिट्स की थी, सेंचुरी, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, बजाज ऑटो वो सब के हम ऑडिट्स और देखते थे। तो उससे ये समझ में आता था कि भाई शेयर बाज़ार बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई वाज़ fascinated बाय शेयर मार्केट। दूसरा मेरा क्या था रीडिंग का बहुत हैबिट था। तो मैं बहुत उल-जलूल पुस्तक पढ़ता था। सब हाई फाइनेंस के पुस्तक पढ़ता था, फ़िक्शन वो भी। तो फ़िक्शन में तो नंबरों का कोई हिसाब ही नहीं होता है। तो ऐसा मतलब फिर वो जो उससे क्या होता है मेंटल एक मेकअप हुआ कि बहुत बड़ा-बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। वो सब कहानियाँ होती थी लेकिन वो हमारे दिमाग में बैठ गया। अब वो करें कैसे? लेकिन जब खुद चालू करो तो हमारे पास तो जेब में ₹1 भी नहीं। वो तो सच्चाई है ना? तो सीए बने उसके बाद देखिए भैया जॉब के ऑफ़र आए लाख, डेढ़ लाख रुपया तनख्वाह वाले काफ़ी ऑफ़र थे। फिर मैं बोला यार नहीं करना तो शेयर बाज़ार में ही है। तो हमने इक्विटी रिसर्च का काम लिया। 2 साल इक्विटी रिसर्च किए। सो 86 तक 86 तक मैं रिसर्च किया। उसके बाद बोला बॉस अब शादी-ब्याह का टाइम हो गया अब काम चालू करें, अदरवाइज़ हम यहीं अटके रहेंगे। तो हमने मोतीलाल ओसवाल चालू किया। तो मोतीलाल जी मिल गए साथ में वो भी ब्रोकर देख रहे थे वो भी मतलब ही वाज़ आल्सो ट्राइंग टू मेक हिज़ करियर इन मुंबई। तो हम दोनों मिल के दोनों हॉस्टल में मिले थे। तो हमने चालू किया काम। 2 बॉस, 1 पियून, ज़ीरो कैपिटल। ज़ीरो कैपिटल ही था। अच्छा उस समय ऐसा समझ नहीं था कि भई आप फ्रेंड्स और इससे मतलब 10-20 लाख रुपए ला सको। लाख भी बहुत बड़ी चीज़ थी। लखपति होना तो बड़ी हाँ, बात बहुत मानते बड़ी थे, बात सही थी। अच्छा घर से हम मँगा नहीं सकते थे, भई अब सीए बन गए अभी क्या घर से पैसे मँगाओगे? तो अब तो फिर लेकिन पैसे तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, है ना? तो हम ज़ीरो थे उस समय कैपिटल। तो हम बोले ज़ीरो को थोड़ा बढ़ाएँ कैसे? तो हम बोले चलो सब ब्रोकिंग चालू करते हैं। क्योंकि सब ब्रोकिंग बिज़नेस मॉडल कैसा है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ ज़ीरो। यू डोंट रिक्वायर कैपिटल, यू नीड टैलेंट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। अच्छा हमने एक क्लाइंट ऐसा खोजा जिसको खाली बाज़ार में बेचने का था। तो मोतीलाल जी के जो ब्रदर थे वो अहमदाबाद में वहाँ पर स्पॉट में खरीदते थे और यहाँ वो बेचते थे वो। तो हम ब्रोकर यहाँ थे। तो वो अपना पैसा लगा के 10-20 लाख रुपए लगा के शेयर खरीदते थे वहाँ और बोलते थे रामदेव तुम यहाँ बेच दो मैं तुमको ब्रोकरेज दूंगा। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हमने वो काम चालू किया। कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया ऐसा ब्रोकरेज बनना चालू किया। अच्छा एक और ख़ास बात थी हम उस ज़हरी भाई को ये बता सकते थे आप कौन सा शेयर खरीदें। वो रिसर्च था हमारा। क्योंकि हमारी रिसर्च का जगह 2 थी, साल का तो हम ये एक्सपीरियंस। बताते थे कौन से काउंटर में आप सौदा करें। तो वो काउंटर में सौदा करते थे लेकिन पैसे खुद लगाते थे। हमारे पास तो पैसे थे नहीं। तो ऐसा बिज़नेस चालू हुआ। 10,000 15,000 रुपये महीने का आना चालू हुआ। 2-2 चार्टर्ड अकाउंट काम कर रहे हैं। तो पहले साल में मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए का टर्नओवर ब्रोकरेज बना होगा, लाख डेढ़ लाख का प्रॉफिट हुआ होगा। आई थिंक उस साल में भी हमने 10-15 हज़ार रुपये टैक्स भरा। ओके। उस साल भी, पहले साल में। फिर तो उसके बाद फिर 5-10 लाख हो गया तो टैक्स भरने। आई वॉज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड कि भैया डे 1 से अपने को टैक्स भरने का है। ये इनकम टैक्स वालों से क्या है कभी लफा मोल लेने का नहीं, ये एकदम क्लियर था। तो ऐसे हमने बनाना चालू किया। फिर 4-5 साल तक काम किए। 1990 तक बहुत मेहनत की लेकिन बाज़ार बहुत ख़राब था। उसके कारण हुआ क्या कि हमारे 15 लाख रुपए कमाए हमने। जो भी फैमिली का खर्चा उसका 15 लाख रुपए बचे थे। तो हमको मेंबरशिप लेने की थी। तो मेंबरशिप ली हमने बीएससी के। तो वो 25 लाख में खरीदे। तो वापस वो पैसे ख़त्म हो गए। तो क्या होगा वापस शून्य हो गया। इनफैक्ट वी आर 10-15 लाख का काइंड ऑफ बोरोइंग बोरिंग एडजस्टमेंट था। 15 ही था 25 थे तो बोरिंग होनी थी। हाँ, तो ज़ीरो था मतलब। अब क्या हुआ जैसे हमने मेंबरशिप ली 7 सब ब्रोकर बाज़ार में भेजे, हर्षद मेहता बुल रन चालू हुआ। वो हर्षद मेहता बुल रन जो है ना अब वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है वो, जो 19 महीने में बाज़ार 7 गुना बढ़ा। 600 का सेंसेक्स 4200 हुआ। तो उस दौरान आपके जो 10-15 लाख रुपए थे वो कहाँ तक पहुँच वो गए? तो 10-15 था ही नहीं ना। अच्छा, वो ज़ीरो ज़ीरो। था। ज़ीरो था ना वो तो मेंबरशिप में ख़त्म हो गया। हाँ, तो हमने ज़ीरो से चालू किया, हमने 30 करोड़ रुपए कमाए 19 महीने के अंदर। 19 महीने के अंदर। अब उस समय क्या करते थे हम 2 चीज़ करते थे। एक तो ब्रोकरेज तो आ ही रहा था, भयंकर ब्रोकरेज आ रहा था। मतलब करोड़ देखे नहीं थे, करोड़ रुपए ब्रोकरेज कमा लिए होंगे हमने। लेकिन रियल चीज़ क्या था कि मैं ब्रोकरेज के सामने शेयर खरीदता था। जैसे ये वालन में मान लो 15 दिन का वालन होता था, 15 दिन के वालन मान लो 2 लाख रुपए कमाए, तो हम 2 लाख के शेयर ही खरीद लेते थे। तो हमको कभी ब्रोकरेज आया ही नहीं, हमको सिर्फ शेयर्स ही आए। तो वो शेयर्स भी बढ़ गए। वो शेयर्स जो जब तक वापस आता था 20-30 टका बढ़ जाता था।
ऐसा चरखा चला था कंटिन्यूसली। कब पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगा दिया आपने पावर ऑफ basically? कंपाउंडिंग ऑन मंथली ऑन वीकली बेसिस चला था, वलन टू वलन चला था। तो ऐसा करते करते जो है ना, अब उसमें कितना ब्रोकरेज था, कितना शेयर का नहीं मालूम था, लेकिन मेरे पास 30 करोड़ के शेयर थे 19 महीने के बाद, ठीक। जो जीरो से चालू किया हमने। तो ये पहला अपन ने आपकी जर्नी का हाँ, ऐसा जीरो, वर्टिकल अपन ने जीरो देख लिया, 30 करोड़ देख लिया, 30 करोड़ देख उसके बाद वो आया नीचे, वो क्रैश और वो हुआ। नीचे वाली जर्नी क्या तो थी? अब वो हर्षद मेहता बुलन खत्म हो गया। हाँ, ओके, जब खत्म हुआ मतलब जब उनका पकड़ाया कि भाई स्कैम है, ये लिक्विडिटी हैज़ टू गो बैक टू बैंकिंग सिस्टम, तो जो पूरा जो पैक ऑफ कार्ड्स था वो ढह गया वो। और वो ढहा तो जो इंडेक्स जो था वो 4400 4500 का इंडेक्स था, वो गिर के होगा 2200, मतलब पूरा 50-60% इंडेक्स गिरा, और उतना ही हमारा पोर्टफोलियो डूब गया। वो 30 करोड़ हो गया 10 करोड़ दाम, यानी 66% का फॉल आ गया पूरा सीधा। 66%। तो लोग पूछते हैं भाई कि जब वो गिरा तो कैसे लगा करके, भाई बहुत अच्छा तो लगा नहीं, खराब लगा, लेकिन हमको मालूम ही नहीं पड़ा, मतलब वो फटाफट हो गया। और दूसरा ये कि हमारे तो 0 to 10 हुआ ना, हाँ, हमको 0 to 30 देने की जरूरत नहीं है, 10 तो बचा ना भाई। अब बोले हमको कोई भगा नहीं सकता यहाँ से करके। अब हमने इतनी ऑफिस में कैपिटल होकर 92 93 में 10 करोड़ लेके बैठे, 10 बड़ी करोड़ बात है। सेठ बन गए हम तो अब 10 करोड़ में, मतलब तो अब हम खरीद सकते थे शेयर, 1 करोड़ 2 करोड़ के शेयर खरीद सकते थे। और ब्रोकरेज में मतलब थोड़ा नाम था, क्योंकि हम लोग रिसर्च माइंडसेट थे, बराबर बैलेंस शीट पढ़ के शेयर खरीदते थे। तो ये ऐसा चला 94 95 96 तक जो ना ऐसा मेहनत चल रहा था, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। फिर 96 में सॉफ्टवेयर का बूम आया, Y2K बूम, वो 96 97 से चालू हुआ। तभी किसी को ना तो सत्यम का दाम मालूम था, ना इन्फोसिस का मालूम था, विप्रो किधर मालूम था, मतलब कई दिन ट्रेड नहीं होता था विप्रो, इतना ही लिक्विड था विप्रो। दिस इज 96 97। मेरे को नहीं मालूम था डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। 96 में नहीं मालूम था डिफरेंस। फिर उसके बाद हमको कुछ FT और कुछ पढ़ा, समझ में आया ये प्रॉब्लम क्या है Y2K का। तो मैंने क्या किया, करीब 10-15% ऑफ माई पोर्टफोलियो, उस समय जो 25-30 करोड़ 10-15 करोड़ पोर्टफोलियो था, उसमें बढ़ के मे बी 20 करोड़ हो गया, कुछ हो गया होगा, उसमें मैंने खरीदा सॉफ्टवेयर के शेयर। वो बढ़ के हो गया 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का 100 का, जो 30 का 10 हुआ था, 10 में हमने 8-10 करोड़ और ब्रोकरेज डाले होंगे, वो बढ़ के हो गया 100 करोड़। 30 से 10, 10 से फिर 100 उठाया आपको सॉफ्टवेयर के बूम ने। हाँ, ठीक है। उसमें 40% था इन्फोसिस, 40% था मास्टेक, दो स्टॉक इतने बड़े बड़े हो गए थे, तो 100 करोड़ हो गया वो। तो अब वो फिर बोला ये तो हमेशा तमाशा है, 7 साल में आता है मेला। तो ये 0 to 30, 30 to 10, 10 to 100, 100 से फिर क्रैश हुआ। अच्छा, .com वो जब क्रैश बस भी आया, हुआ। फिर ठीक है, फिर वापस 30 का हो गया। अरे मैं बोला यार 10 साल के बाद फिर 30 में ही पहुंचे आपने, है ना। तो उस समय 1-2 साल थोड़ा तकलीफ था, 2002-3 में थोड़ा रियल मंदी इंडियन इकोनॉमी था, तो वो 2002-3 में था। Y2K के आसपास, सॉरी पोस्ट Y2K एंड 9/11 के टाइम में थोड़ा मंदी था, इकोनॉमी वाज इन स्लो मोड, इंडेक्स वाज ट्रेडिंग प्राइस टू बुक 1, ओके, इट वाज टेरिबल। फिर वहाँ से हमने सोचा कि यार बहुत तकलीफ के दिन है। फिर मदर ऑफ ऑल द बुल रन स्टार्टेड, यूएस ने प्रिंटिंग मशीन चालू की, और वापस ग्लोबल राइज ऑफ चाइना, उसमें कॉमोडिटी बूम हुआ। तो उसमें 2003 से 2008 में वन ऑफ द बेस्ट बूम हैपेंड 4-5 ईयर्स। उसमें हमारा जो 10 करोड़ का रेवेन्यू था वो हो गया 1000 करोड़, और प्रॉफिट हो गया 250 करोड़ रुपया। रेवेन्यू वाला जो जो मतलब कंपनी वाला पार्ट था। और हमारा पोर्टफोलियो जो 30 करोड़ हो गया था, 30 करोड़ बढ़ गया होगा 550 करोड़। वो 5 साल के पीरियड में, 2003 से 2008 के बीच में। फिर क्रैश हुआ, ठीक है। क्या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई देखो, टॉप बढ़ भी तेजी से रहा, गिर भी तेजी से रहा, लेकिन लास्ट में गिर के वो नीचे से ऊपर ही रहता है। हाँ वही, वो 550 हो गया, 550 गिर के फिर 250 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 250 से जर्नी चालू हुई। वो वाइट एक आप अभी कोविड हुआ था ना, उसके पहले 1800 करोड़ हो गया था वो, कोविड से पहले। तो कोविड आया, फिर वापस क्रैश हुआ, 12,000 इंडेक्स 7,500 हुआ, उसमें वो गिर के होगा 1200। इस बार थोड़ा कम गिरा। की बात 33% गिरा। हाँ। नहीं तो आपके 67, 60, पहले 2 बार 67% गिरा, फिर 50%, फिर 33%, शायद कुछ पोर्टफोलियो सुधार गया होगा थोड़ा बहुत। तो वो 1100-1200 हुआ, और अब वहाँ से जो जर्नी चालू हुई वो 1200 से, वो भी आपने देखा 3400 हुआ है, 3400 करोड़ के आसपास पहुंच गया पर्सनल पोर्टफोलियो। और मोतीलाल वो ओसवाल तो अलग है, वो तो कंपनी तो अलग जर्नी है, कंपनी सेपरेट है। ये तो
पर्सनल सेविंग्स का जो गुल्लक है वो है। हाँ, मतलब गुल्लक है आपकी 3400 करोड़ रुपए की। सर देख लीजिए, ऐसी छोटी मोटी गुल्लक सबकी हो, भगवान करे। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे अभी आपने कहा इनिशियल कि सीए, आपने सीए की अपन डिस्कशन भी कर रहे थे कि सीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। तो ये आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में, रिसर्च की जर्नी में सीए का कितना योगदान आप कहते हैं, मतलब सीए होना कितना इंपॉर्टेंट रहा है इसके लिए? बहुत सारे सीए सुन रहे हैं इसको। भाई देखो, मेरे को तो मैं खुद मेरे को लगता है मेरे पास पैसा कंपनी एक तरफ है, लेकिन सीए डिग्री एक तरफ है। ओके ये तराजू चलो, यदि मेरे को अभी मान लो ये करना पड़े आर्बिट्राज, तो मैं तो सीए लूँ। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि सीए से ज़्यादा होशियार दूसरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन सीए अपने आप में 360 डिग्री काम है। पर बिजनेस ओरिएंटेड है, स्टॉक मार्केट है, उसमें सीए का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखिए बाजार में है क्या चीज़, दो चीज़ है, प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये समझ में आया ना? तो प्राइस एंड वैल्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्राइस तो सबको मालूम है। अब अभी हम बाजार फोन निकालें तो दुनिया के सब कंपनी का प्राइस मिल जाएगा आपको। अभी एक मिनट पहले क्या प्राइस था, लेकिन वैल्यू कैसे जाने आप? वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेट नंबर। वो समझने के लिए आपको उनके बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट कौन पढ़ सकता है? जो सीए है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब द गाय हु इज अकाउंटेंट ही ओनली कैन रीड ना। यहीं पर जो है ना सबसे बड़ा काम आता है सीए का। यदि सीए हो के यदि वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं। रियल चीज़ है कि भाई आपको कंपनी की वैल्यू समझ में आती है। एक आंकड़ा लगा सकते हो आप कि भाई आप ये 4 चीज़ बताओ, बैलेंस शीट दिखाओ 4 साल का या 20 साल का, ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समझ में आता है। फिर मैं 1000 करोड़ बोलूँगा, आप 1200 करोड़ बोलोगे, वो हो सकता है। हाँ, ऊपर नीचे 10-20%, 25%। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1000 करोड़ बोल रहा हूँ, आप बोलो नहीं 10,000 करोड़ है। हाँ, इतना फर्क नहीं खाएगा। सो वो एक वैल्यू समझ जो है धीरे धीरे, अच्छा आप जितनी बैलेंस शीट देखो उतनी आपकी पकड़ सुधारते जाएगी ऑन वैल्यू, कंपाउंडिंग ऑफ, हाँ, तो कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज देन। हाँ, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज होता है। तो वो एक सीए का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, मुझे ऐसा लगता है। और सर एक और एडवांटेज, जैसे बीइंग अ सीए में भी, इसमें अगर मेरे को पूछता है ना कि इसमें ये तो है ही टेक्निकल, एक इसमें हमने सॉफ्ट स्किल है कि अपने थोड़ी जुझारू ज़्यादा होते हैं सीए, क्योंकि हमको लगता है यार 6 महीने में पेपर देना है, 18 एक जगह टिक के 18 घंटे पढ़ना। अब एक बार फेल हो गए तो कोई नहीं, दूसरा टाइम आन दे, दूसरा तो तीसरा आन दे। तो एक जो होता है ना जुझारूपन, कि हम तो किसी से लड़ने बढ़ने में डरते नहीं है कि ठीक है यार हो जाएगा, और पढ़ लेंगे, और देख लेंगे, और देखा जाएगा। फेलियर से नहीं डरता सी। एक और चीज मैंने, ये मेरी व्यक्तिगत नोटिस की। एक सेकंड चीज, जो अपना 96 का सॉफ्टवेयर बूम आया था, उससे पहले शायद वॉरेन बफे जी आपकी लाइफ में आ गए थे, या 94-95 में। तो वो कैसी जर्नी थी? बिकॉज वो मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अच्छा हुआ आपकी जिंदगी में वॉरेन बफे आए, तो आपने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू की और वो नॉलेज शेयर करनी चालू की, जिससे इंडिया में भी बहुत सारे लोग सीख पाए। तो वॉरेन बफे से मिलने की शुरुआत कैसे हुई? हाउ वाज द फर्स्ट बर्कशायर हैथवे मीटिंग एंड ऑल? तो 94-95 में एक हमारे मित्र हैं संजय भट्टाचार्य। वो एक्चुअली हमारे सदगुरु हैं। वो सबसे बड़ा गुरु तो वो है, समझे ना। दोस्त है लेकिन गुरु है। अब उसने बोला कि रामदेव ये देखिए बैलेंस शीट, इसका बर्कशायर हैथवे का एक बैलेंस शीट मैं भेजता हूँ, तू पढ़ इसको। ये बुढ़ा कुछ बोलता है, मतलब ये कुछ अलग चीज़ है करके। मतलब ले आप, पढ़ने में क्या तकलीफ है, पढ़ लेते हैं। तो 40 पेज का उसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ लिया उस साल का। मैं बोला बॉस ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। अभी तक तो हम सोचते हम ही होशियार हैं, होशियार तो ये बंदा, हम तो सब केजी के बच्चे हैं करके। तब समझ में आया कि भाई देखो, इन्वेस्टिंग इज अ सीरियस स्टफ। और वो अमेरिका में हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पर खाली खरीद बेच चल रहा था। तो हमको समझ में आया कि हम निरा मूर्ख हैं, गुरुदेव ये हैं, इनके पीछे चलो। तो हमने 65 से पूरा का पूरा ज़ेरॉक्स कराया और पूरा उसको सवेरे उठ के 5 बजे पढ़ते थे उसको। उसने हमारा दिमाग शेप अप किया कि हाउ टू थिंक अबाउट स्टॉक्स, है ना, हाउ टू थिंक अबाउट द मार्केट। सी स्टॉक्स का एक खास बात क्या है कि कोई ऐसा रामायण नहीं है उसका। एक रामायण जो लिख दिया, वो रामायण वही कोई रहने वाला है। सही बात है। चाहे 100 साल पहले पढ़ो, 50 साल पहले पढ़ो, अभी पढ़ो, शायद 10-20 साल के बाद भी रामायण की स्टोरी वही रहेगी, लाइन स्टोरी वही रहेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज आल्सो चेंजिंग। आज जिस ढंग से जो नए डिजिटल कंपनी का वैल्यूएशन होता है, वैसा 10 साल 15 साल पहले नहीं होता था। और 50 साल पहले तो चांस ही नहीं था उनका। तो ये असल में तो प्रॉफिट बिना तो बात ही मत करो। क्या स्टॉक मार्केट इज इवॉल्विंग, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो ये जो बफेट को जो हमने पढ़ा, और बफेट भी इवॉल्व होते गए, और उनको रोज हर साल हम फॉलो करते रहे, और उसके साथ में हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू कर दी। तो ये 94 में उन्होंने बोला, तो फिर हम बोले कि भाई यार इतना गुरुदेव आदमी है, तो अगले साल हम सुनने के लिए जाते हैं उसको करें। ऐसे हम जो है यहाँ से उठ के
अमेरिका गए, कोई दूसरे मित्र हैं सुनील मेहतानी करके, उन्होंने हमको वहाँ रिसीव किया और लेके गए वहाँ, पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया। अब यार उस कंट्री में जाओ, कहाँ से पास लेके आओ, कौन सा होटल, मेरे को कोई तो भी मिलना चाहिए ना। देखिए सही बात, क्या होता है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, सही बात वो है। कहीं से कुछ मिल जुड़ता जाता है। है। आप एक पूछ रहे हो तो मेरे समझ में आ रहा है हाँ, हाँ, कैसे भी किए होंगे हम करके। ना तो उस समय वो मोबाइल फ़ोन होता था, ना कुछ नहीं होता था, इंटरनेट नहीं था। तो आप सब कुछ ऐसे जान पहचान से हो गई। पहुँच गए वहाँ पर, वहाँ पहुँच के देखे दुखाए और बहुत मतलब वहाँ पर लोग बहुत मिलते थे। वहाँ पर जब हम जाना चालू किए तो 3 से 4 हज़ार लोग आते थे। हुँ, चार्ली मंजर भी उतना फेमस नहीं था उस समय, हुँ। खाली वॉरेन बफेट फेमस है। हमारे देखते-देखते बढ़ के 40,000 हो गए। अभी 40,000 लोग जाते हैं अभी अच्छा, हर अभी साल। जाके अभी आज एडजस्ट जाके आया ना, हाँ, हाँ, परसों तो आया मैं। हाँ, तो हाँ। वहाँ पर 40,000 लोग होते हैं, इतना बड़ा हॉल में होता है। तो ये हमारे सामने देखते हुए मेला इतना अपने सामने बढ़ा है पूरा। जैसे-जैसे फेमस होते गए, जैसे-जैसे बड़े होते गए, उस समय उनका वो नेटवर्थ रहा होगा 10-20 बिलियन डॉलर, अभी हो गया है 900 बिलियन डॉलर। हुँ, तो हुँ। जैसे-जैसे उनका सक्सेस बढ़ते गया, ऐसे नाम भी बहुत बढ़ता गया उनका। इंडिया से भी काफ़ी लोग जाते हैं आई थिंक बहुत सर। लोग जाते हैं, इस बार तो बहुत बहुत लोग दिखे वहाँ। तो सर एक चीज़ थी जैसे अच्छा वहाँ पे जो पहली मीटिंग 95 की थी और अभी हुँ। 2024 की आदमी बढ़े, वेटवर बढ़ी और क्या एक्सपीरियंस अगर देखें जैसे ये शायद पहली मीटिंग थी चार्ली मुंगर जी के बिना। तो हाँ। हाउ वाज़ दिस एक्सपीरियंस एंड इस बार की लर्निंग क्या है जो मोस्ट आपको लगी? इस ट्रिप से क्या सीखा आपने? फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव क्योंकि आप परसों आए हैं हाँ, और पहली बार आप पहली यहीं बोल बार रहे मिले। हैं। तो एक्चुअली क्या है, इस बार के ये थोड़ा बैठक टाइप का था वो, मतलब ने चार्ली मंजर का ट्रिब्यूट टू चार्ली मंजर। हुँ, तो इस समय जैसे था कि भाई पहले जो उनका एक फ़िल्म दिखाते हैं वो, करीब आधा पौन घंटे की फ़िल्म होती है। तो वो फ़िल्म जो स्टार्ट होती है तो उसमें खाली चार्ली मंजर को याद किया गया पूरा। पर अदरवाइज़ वो सब उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उसके बारे में दिखाते हैं। इस बार जो खाली चार्ली मंजर के पुराने इंटरव्यूज़ के जो कटिंग हैं, हुँ, हुँ। जो ख़ास-ख़ास उनके जो डायलॉग्स हैं, वो सब पूरा एक ट्रिब्यूट की तरह उसको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाया उन्होंने। दूसरा एक बुक है पूरा चार्ल्स अल्मानेक। हुँ, तो वहाँ पर क्या होता है, बफेट की जितने पुस्तकें आई हुई है, हुँ, उसके सब ऑथर वहाँ बैठे रहते हैं, उनकी सबकी कॉपी आप खरीद सकते हो और ऑथर साइन करके देता है। इस बार सिर्फ एक ही पुस्तक थी वहाँ पर, ओके, पूरा चार्ल्स अल्मानेक। सो सिर्फ बोला इस साल से हम सिर्फ एक ही पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो है उसका बायोग्राफी जो है। ओके, सो वो चीज़ इस बार वो उन्होंने बेचा है। 3rd या 4th एडिशन था वो। ओके। सो एक ये दूसरा एक काम था। बाकी तो अब वो डायस पे पहले ये दोनों बैठते थे और साइड से एक दूसरे टेबल में ग्रेग एबल और अजीत जैन जी बैठते थे। इस बार अजीत जैन, ग्रेग एबल और ये वॉरेन बफेट तीनों एक साथ बैठे थे। तो जितने इंश्योरेंस के क्वेश्चंस थे वो अजीत बात कर रहा था, जितने ऑपरेशनल क्वेश्चन थे वो ग्रेग बात कर रहा था और दूसरे जो इन्वेस्टिंग और जनरली लार्जर अफेयर पॉलिटिकल ये वो उसके ऊपर बफेट साहब बात कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ा फॉर्मेट बदल गया था। हुँ, हुँ, वी आर हुँ। मिसिंग चार्ली बिग टाइम। चार्ली का जो एक तड़का होता था वो मिसिंग था और मतलब एक माहौल अलग था, थोड़ा सा माहौल उनके बिना जो है थोड़ा सा खालीपन था। खालीपन था। बट वो जो जगह था पूरा का पूरा बफेट साहब को सुनने का बहुत मजा आया इस बार। हुँ, हुँ, ही हुँ। वाज वेरी आई मीन वेरी इंटेंस, आई वुड से वेरी हुँ, हुँ। इंटेंस, सिंसियर तो होते ही हैं हमेशा वो। लेकिन या आई मीन आई थिंक ही वाज आल्सो एक बार उन्होंने जनरली क्या करते हैं, कुछ बात करते हैं उसके बाद बोलते हैं चार्ली, मतलब ही हैंड्स ओवर द माइक टू चार्ली। हाँ, हाँ, तो चार्ली उसके बाद आगे बात करेगा। तो एक बार जो है ना वो बोला, वो जो ग्रेग था बाजू में, हाँ, उसको नाउ ग्रेग यू स्पीक व्हाटएवर, तो ग्रेग के बदले में चार्ली फिर बोला हाँ। उन्होंने। तो ऐसा हो जाता है वो इस टाइप हो का जो है जाता है, ना। हो जाता है, सही बात है। दूसरा आखिरी में एक आप देखें जाके इंटरव्यू में, तो आखिरी में क्या था उसमें, कम नेक्स्ट ईयर, प्लीज कम नेक्स्ट ईयर। हुँ, सो मतलब जब बाय बाय बोलते हैं, डू कम नेक्स्ट ईयर आल्सो। हुँ, हुँ। तो आप आए नेक्स्ट ईयर। तो बोला कि आई डोंट नो वेदर आई विल बी देयर बट यू कम नेक्स्ट ईयर। ओके। तो लोगों ने जो है मतलब दे क्लैप्ड एंड हुँ, आई हुँ, मीन दे आर हुँ। सेइंग दैट प्लीज रिवाइज योर स्टेटमेंट। प्लीज़ रिवाइज़ योर तो उसके बाद स्टेटमेंट सही फिर बोला बात है। उसने, यू कम नेक्स्ट ईयर, आई विल आल्सो कम, आई विल आल्सो बी देयर। आई विल आल्सो बी देयर। तो ये ग्रेट। रिवाइज किया। सो दैट वाज अ मतलब वेरी इमोशनल इमोशनल, मीटिंग रही कुल दैट मिला वाज के काफ़ी। इमोशनल सेंड ऑफ। आप देखें वो क्लिप जो है ना, आप देखेंगे नहीं, नहीं, यूट्यूब में दिखेगा डेफ़िनिटली, आपको। डेफ़िनिटली। मतलब वो जैसे आपकी मैंने जब पॉडकास्ट के लिए स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने बहुत वेल्थ क्रिएशन स्टडी देखी। 2-4 फिर आप सजेशन में वॉरेन बफे भी स्टार्ट हो गया। तो आप जस्ट स्टार्टेड कि जो आपने एक कौन-सी बुक आप पर्टिकुलर रिकमेंड करेंगे जो चाहे चार्ली मंगर पे हो या वॉरेन बफे पे हो जो सबको पढ़नी चाहिए ऑल द व्यूअर्स? 1 बुक या 2 बुक जो भी आई थिंक आप सी रिकमेंड करें। द बेस्ट तो ये है कि भी आप एनुअल लेटर्स पढ़ें बफेट का, क्योंकि उसने खुद ने लिखा है। हुँ, हुँ। सो वो उसका एक जो मज़ा है, वो फ्लेवर है, वो क्रोनोलॉजिकल मतलब 65, 67, 68 धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ है। तो थोड़ा बोरिंग है बट यू विल एन्जॉय रीडिंग दैट।
बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट देन एसेज ऑफ वॉरेन बफेट आता है। ऐसे जो वॉरेन हाँ, वो आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने के हैं तो फिर स्नोबॉल पढ़िए आप, ओके। बायोग्राफी ऑफ वॉरेन बफेट, दैट्स वंडरफुली रिटन, बहुत अच्छा वेल रिसर्च बुक है। तो सर वो 65 से लेटर पढ़ने लगेंगे तो डेट वुड बी मतलब आज की डेट में रिलेवेंट है या मतलब कॉन्सेप्ट वाइज या हाँ, बदल he गए? has also evolved. Okay. उसका खास बात ये है कि उसमें जो बातें लिखी हुई हैं दे आर एज गुड एज टुडे। ओके, मतलब 65 का लेटर में पढ़ूंगा तो कुछ मुझे आप आज पे सीखेंगे, रिलेट कुछ कर सीखेंगे, पाऊंगा। उसमें जो सीखेंगे आप, जो नॉलेज है वो देखें आप, उसका जो फैक्ट्स वो बदल गया ना। कोका कोला हमारा 10 बिलियन का टर्नओवर था, आज 50 बिलियन का, तो सो देयर इज नो रेलेवेंस। एसेंस जो है वो सेम। बट जो उसके बारे में, जो इन्वेस्टिंग के बारे में जो बात किया हुआ है, वो सब अभी भी रेलेवेंट है। और वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। वो क्या है, उनका जो इनसाइट्स जो निकलता है, एक एक वो 23 पेज में एक आध पेज या आधा पेज, मतलब कोई चीज़ इतना मतलब सारी दुनिया उड़ा देते हैं, ऐसा बात कर जाते हो। जो 2007 का एक लेटर है, ग्रेट गुड ग्रूसम करके, पेज 6 and 7 2007, आप वो पढ़ें आप। मतलब वो तो मैं कॉपी रखता हूँ 25-50 कॉपी यहाँ पर, सबको देते हैं हम। आई थिंक दैट इज द बेस्ट 2 पेजेस रिटन बाय हिम। ओके, आप पढ़ें वो, मतलब ही हैज स्पिल्ड द बिन्स व्हाट ही लाइक्स इन द मार्केट। तो वो कहाँ पर मिलेगा मालूम नहीं पड़ता वो। तो ये अपने इनसाइट्स खोजने पड़ेंगे। और कई बार होता है ना, कोई एक चीज आपको अट्रैक्ट करी, कोई एक दूसरी चीज किसी और को मतलब कोई भी चीज किसी की भी अट्रैक्ट कर सकती है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो अपने वॉरेन बफे पे बात की। अब चीज़ है सर कि जैसे अभी आज की डेट में आपकी पर्सनल जर्नी की, नेटवर्थ की, गुल्लक की बात हुई, आपकी वॉरेन बफे की बात हुई। एक वो भी था स्टेटमेंट, आपने शायद 225 कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, उसको भी उनके कहने से ही कुछ कम कर दिया था। वही सबसे बड़ा बदलाव है ना। फोकस इन्वेस्टिंग वही चालू हुआ। 95 में जब पढ़े ना, तो हमारे पास क्या था, ब्रोकिंग कंपनी था। तो मतलब जहाँ से भी शेयर आया सब मिला के क्लाइंट को आपको गुड शेयर देने का है, तो बैड डीलर हमारे पास खुद को आ जाता था। ऐसा रजिस्ट्रेशन बहुत हो जाते थे। तो ऐसे करते करते वहाँ पर 250 कंपनी हो गए। एक तो खुद जो हमने खरीदा 2-2 4-4 हज़ार शेयर वो था, और दूसरा कई ऐसे छोटे छोटे शेयर जो है वो बैड डीलर से ठीक होके आके हमारे नाम से, बिकॉज हमारे शेयर और कोई ले गए। तो ऐसा मतलब 200-250 कंपनी को थक गए थे उसको। यू आर नॉट एबल टू मॉनिटर ऑल्सो। देन वी रियलाइज कि भाई यू शुड हैव फ्यू कंपनीज। तो 1 साल लगा उसको क्लीन करने के लिए। तो 225 से 15 कंपनी पे लेके आए। उस साल ही डबल हो गया शेयर का दाम। अच्छा, मतलब नंबर कम किया तो वैल्यू में डबल हो गया। उससे क्या है, आप देख तो सकते हो ना एक पेज में। आप एक जो A4 का शीट होता है उसमें 50 आते हैं एक्सेल के एक पेज में। आपको अब एक पेज से ज़्यादा हो तो ऐसे देख नहीं सकते आप। 15 हो तो देख सकते हो ना आप। एक के बाद एक देखो तो मालूम पड़ेगा ना आपको क्या कर रहे हो आप। तो सर अभी हमने आपकी जर्नी पास्ट के बारे में देखा, आपकी जर्नी के बारे में, मोतीलाल ओसवाल की जर्नी के बारे में, वॉरेन बफे के बारे में। अब एक चीज़ अपन ये डिस्कस करना चाहते हैं सर, जैसे अभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो इस स्टॉक को चूज करने की आपकी जो फिलोसफी है, बहुत फेमस फिलोसफी, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, QGLP, पर मैं इसको चाहता हूँ कि नए सिरे से QGLP जो है, या इसके अलावा भी और कुछ शेयर करना चाहें तो हमारी नई ऑडियंस के शेयर कीजिए कि ये जो आपकी स्ट्रेटजी है स्टॉक को शेयर करने की, QGLP, तो इसके बारे में एक एक 2 मिनट सब एक टॉपिक पे देके आप ऑडियंस को समझाना चाहिए कि व्हाट इज क्यू एंड हाउ यू सी इट, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहली बात जो है ना, बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे मैं बोला कि भाई वैल्यू समझने का है। बेसिकली प्राइस तो दिया हुआ है कि 50 करोड़ में कंपनी मिल रही है, तो मेरे ये देखना है ये कंपनी की कीमत 2 लाख करोड़ है जो 50 में मिल रही है, या 50 की कंपनी 2 लाख में मिल रही है। ठीक, क्योंकि बाजार ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक का चीज 10 में बिकता है, 10 का चीज 1 में मिलता है। यही मजा है ना, इसी के लिए तो हम लोग सब तभी चाहते मजा है, हैं, तभी कमाई है, तब सही मजा बात ही तभी कमाई है। तो अब इसमें जो है सबसे पहले तो आप देखें कि मतलब बाजार में वैल्यू किस बात का आता है, बाजार में वैल्यू बनता कैसे है। है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ बिजनेस। तो अब क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या, सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी देखने का कि कोई बिजनेस में जो है सस्टेन वे में कितना रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। 10-12% आ रहा है, 15% आ रहा है, कि 25-50% आ रहा है। बिजनेसेस 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेट गुड ग्रोसम। वही जो पेज 7 बोला ना, उसमें लिखा हुआ, वो पढ़ लीजिए आप। तो वो वहाँ पर जो है ना क्लियर लिखा हुआ है बिजनेस 3 तरह के होते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस होता है 18-19%, 20% ROE आता है, सब बैंक से। और एक बार सर रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार ऑडियंस को एक बार बहुत, अब एक मान लो 20 साल का बच्चा पहली बार रिटर्न ऑन इक्विटी, अपन सी है, आप CEO मैं CEO, तो मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आता है। सही बोल रहा है। आम आदमी के लिए एक बार रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो आपका जो शेयर होल्डर का कैपिटल है, आपने मतलब 100 करोड़ लगाया और उसके ऊपर और 500 करोड़ आपने मतलब आपका रिजर्व बचा हुआ है, तो मतलब 600 करोड़ आपका शेयर होल्डर इक्विटी है। ठीक है, 600 करोड़ पर साल के शुरू में आपने 600 करोड़ चालू किया, इस साल में कितना कमाया? ठीक, मान लो 60 करोड़ कमाया तो 10% रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। यदि मान लो 120 करोड़ कमाया तो 20% हो गया। ठीक, तो ऐसे जो है आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आप बैलेंस शीट देखें, आपको डेटाबेस देखें, तो उसमें आपको स्क्रीनर या सी लाइन में आपको दिखेगा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। ये सिंपल चीज़ है।
उससे हमको मालूम पड़ता है कि भैया प्रॉफिटेबल कितना बिजनेस। ठीक। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो 8-9% आपको पैसा मिल जाएगा। तो समझते 10% से कम कमाना, आई थिंक ये बिजनेस में दम नहीं है। ठीक। अच्छा, बिजनेस 3 टाइप के बताया, 15, 17, 18 तक कमाना, दैट इज गुड बिजनेस। ओके। बट व्हाट इज वेरी गुड बिजनेस? 30, 40, 50, 60, 70, 100 ऐसा कमाते हैं। मतलब 2,000 रुपये लगाया आपने। सी, बिजनेस इज अ कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन। साल के शुरू में आप 2,000 करोड़ देते हो, साल के आखिरी में 4,000 करोड़ निकलता है। बहुत अच्छा बिजनेस। एक ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? आपने साल के शुरू में 1,000 करोड़ लगाए, 1150 निकला। 1,000 का 1150 तो 15% हो गया। ठीक है, 1200 करोड़ निकला, रीजनेबल है। आपने 1,000 करोड़ डाला और निकला 1,050। भैया उससे तो मैं बैंक डिपॉजिट देता ना, एफडी करा लेंगे हम, एफडी कर लेंगे। तो आप लेंगे। इतना हजामतगिरी क्यों करने का है? सही बात। तो बहुत ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। अच्छा, जहाँ पर 1,000 लगाया और एक्चुअली 990 वापस आया, फिर खराब बिजनेस चालू हो गया। सो ग्रेट, गुड, ग्रूसम, 3 बिजनेस होते हैं। अच्छा, बाजार में क्या होता है, करीब 15% कंपनी जो है ना अच्छे बिजनेस करते हैं, 5% बहुत अच्छा करते हैं, ग्रेट बिजनेस, ओनली 5%, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, और 80% ग्रूसम करते हैं। तो बाजार भरा हुआ है खराब कंपनियों से। उसी कारण हमारे से लोगों को थोड़ी बहुत कीमत है। हमको ये समझने का एज ए इन्वेस्टर, कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, पहले खराब और अच्छे का 2 अलग कर दो आप। तो 2/3 तो चले जाएंगे खराब में। तो उनके आसपास घूमो ही मत, खराब में टाइम भी खराब मत करो। वो मेरे को स्टेटमेंट देख के मालूम पड़ता है कि ये कंपनी मेरे को वेस्ट में नहीं करने का। यार वही मुझे 10 से नीचे, 12 से नीचे दिखी, सस्टेन देखना ही नहीं। हाँ, मतलब पिछले 10 साल 15 साल का मैं देखता हूँ, उसमें भी मतलब सब 2, 5, 7, 8, 9, 3, -5 आउट। मतलब मेरे को टाइम भी खराब नहीं करने का। आई डोंट वांट टू नो द कंपनी नेम आल्सो, क्योंकि वो 3% कमा तो मैं क्या कमाऊंगा? सही बात है, मैं भी 3 मुझे क्या मिला के। So one has to fundamentally avoid first thing, bad companies, bad businesses. We have to invest in good business and if possible, very good businesses. That is great business. ये सबसे पहला चीज। ग्रेट कंपनी तो वो जैसा आपने बताया ना, जहाँ 2,000 डाला 4,000 निकल गया, ग्रेट कंपनी। तो वो एक स्टेटमेंट जो पॉलिटिकली बहुत वायरल है कि ऐसी मशीन हो जो इधर से आलू डले और उधर से सोना निकले, वैसी कंपनियों में वही सब। भैया जिसका 1,000 डालो और 1,500 2,000 निकले, वो तो आलू से सोना ही बना रही है, आलू बढ़िया सोना मशीन। बना रही है। तो वो चीज़ देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कंपनी का नाम से मतलब नहीं, मेरे को मालूम पड़ा था शुरू से ही कि ऐसा है। कुछ जैसे ऐसे कहते हैं, कुछ कंपनियां तो है ही बैड बिजनेस, जैसे कहते हैं वॉरेन बफेट भी, जैसे एयरलाइन बिजनेस है, वो कहते हैं कि यार वो तो कभी आरओआई कमा ही नहीं सकता। तो क्या, जैसे इंडिगो, अब नाम नहीं लेते अपन, लेकिन कोई कंपनी ऐसी लगता है यार ये सेक्टर खराब है, कंपनी तो अच्छा काम करी, तो करे क्या ना करे, वो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट सेक्टर खराब है, बल्कि वो अंडरलाइंग बिजनेस का लॉजिक ही खराब है। वो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ, सब मानो सब उड़ाए, फ्लाइट ही बंद करते हैं लोग। अरे लेकिन मैं करूं क्या भाई, मैं तो 50,000 करोड़ का इक्विपमेंट लेके बैठा हूँ और तुम फ्लाइंग बंद कर दिए। भाई जरा सा ऑयल बढ़ गया, गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एयरलाइन जैसे हैं, तो खराब बिजनेस के फेजेस होते हैं। मतलब 2-4 साल तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बहुत खराब हुआ है ना, तो दुकान बंद हो जाती है। तो भाई लेकिन उसकी जरूरत तो है ना सर्विसेज की, तो 3-4 साल बहुत चलेगा, और 3-4 साल अच्छा चलेगा तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो फिर खराब हो जाता है वो। सो वो बिजनेस खराब जो पिछले 25 साल में खराब रहा है ना, उसका मतलब किस्मत ही खराब है। मतलब वो खराब ही समझने का। हो सकता है कि टाइम बदल जाए, लेकिन मेरे को दिमाग लगाने का है। मेरे पास और भी ऑप्शन है। अब ऑप्शन है बहुत। दूसरा ये कि आई कांट सी नेक्स्ट 25 ईयर्स ना, कि क्या होगा करके। जब खराब अच्छा चलता रहता है, लोग सोचते हैं अच्छा ही होने वाला है, खराब चलता है खराब होने वाला है, लेकिन पिछले 25 साल में क्या हुआ तो मैं देख सकता हूँ ना। सही बात। सो अच्छा बिजनेस चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज क्यू। फिर अच्छा मैनेजमेंट। टोटल क्यू इज गुड बिजनेस, गुड मैनेजमेंट। 99% जॉब डन इन द स्टॉक मार्केट। तो पहला बता दिया आपने। दूसरा मैनेजमेंट। अब अच्छा मैनेजमेंट कैसे चूज करें, ये सबसे क्रिटिकल है। सबसे क्रिटिकल है, और यहीं पर एक्सपीरियंस काम होता है, तजुर्बा काम आता है, और थोड़ा कॉमन सेंस भी काम आता है। तो इसमें 3 चीज होती है। ये सब बफेट से सीखे हमने, सब फ्रेमवर्क बफेट का। हाँ, 100% कॉपी है पूरा, फुल्ली डुप्लीकेटेड। अब इसमें क्या है, 3 चीज होता है। एक सबसे पहले कॉम्पिटेंस। आप बैंकर हो तो आपको बैंकिंग आता भी है कि नहीं, तो वो हमको मालूम पड़ जाता है। आपका प्रॉफिट वगैरह से मालूम पड़ जाता है, बाजार में रिस्पेक्ट क्या है उससे मालूम पड़ जाता है कि भाई आप मतलब कोई चीज़ बना रहे तो अच्छे हो गए नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि आप में कॉम्पिटेंस है, तो आप में एक वो जुनून है कि नहीं। ठीक है, अब जुनून ही हो गई नहीं, मतलब आपको मालूम पड़ेगा। आप बात करो 1-2 घंटे तो मालूम पड़ता है भाई कितना ठंडा आदमी कर रहे हैं।
है ना, ठंडा आदमी है, फायर है यार, कुछ भी हो लेकिन बंदे में जोश है, समझे ना, तो वो जोश कितना वो पता चल जाता। तीसरा जो है ना, बेईमान है कि नहीं। एक्चुअली हमारे तो पहला हम बेईमानी देखते हैं, समझे ना। ये सर मेरा क्वेश्चन था, मैं सोच के आया था ये हाँ। कि जैसे वॉरेन बफेट जी ने 3 चीज़ कही कि भी पैशन देखो, कॉम्पिटेंस देखो, पेशेंस देखो, इंटीग्रिटी देखो। हाँ। आपने कहा तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है पर इंडिया में पहले इंटीग्रिटी देखो। तो सर इंडिया में पहले इंटीग्रिटी नहीं, क्यों अब देखें? अभी अब देखने की जरूरत नहीं है। अब सब होशियार हो गए, हाँ, सब का सब। इंडिया में पहले इंटीग्रिटी क्यों? ऐसे इंटीग्रिटी इंडिया क्यों? से क्योंकि इंडिया में कैश और चेक का बहुत चक्कर है हाँ। कि भाई आप मतलब थोड़ा तो टैक्स बचाने के लिए लोग जो है सब कैश में सौदा कर देते हैं, तो उससे पीने में मालूम ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। बंदे ने पैसे तो कमा लिया लेकिन वो पीने में आ नहीं रहा है। तो आएगा नहीं तो मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा? हाँ, तो उसी कारण से क्या है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वेदर द ट्रेड इटसेल्फ इज क्लीन और नॉट, एंड देन विद इन द ट्रेड वेदर द गाय इज क्लीन और नॉट। बट अभी मैं देखूँ पिछले 8-10 साल में पर्टिकुलर आफ्टर जीएसटी बहुत ईमानदारी आ गई है। बहुत कम लोग जो है मतलब कंपनी को फर्ज करते हैं, उनको समझ में आ गया है कि भैया 10-20 करोड़ निकाले कोई फायदा नहीं, कंपनी के अंदर रखो, इज्जत भी अच्छी रहेगी और कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो आप वैल्यूएशन आ वो आप जाएगा। देख ही रहोगे, उससे दिख रहा है। वैल्यूएशन मिलता है और कंपनी के बैलेंस शीट में पैसा रहता है। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि छोटे से बड़ी कंपनी सब जो है ना, ये कैश निकालने का काम जो है ना, वो खत्म हो गया एक्चुअली। तो सभी ईमानदार मैं मानता हूँ अभी तो। सो पहले अपने को देखना चाहिए कॉम्पिटेंस, फिर इंटीग्रिटी, फिर पैशन, ये सब देखना क्यों में आ चाहिए। गया ना। सब इसमें क्यों सर में। एक और सवाल जैसे इसमें, क्योंकि मैं एमएसएमई को हम ट्रेन करते हैं, हमारा व्यापार टू सीईओ प्रोग्राम चलता है, साल में 2-3 लाख लोगों को ट्रेन करते हैं। तो उसमें जो हम बातचीत करते हैं तो ये चीज़ निकल के समझ में आती है कि कच्चा पक्का उनको बाजार की स्थितियां ऐसी है, कुछ पर्टिकुलर हाँ, ट्रेड ऐसा है। हाँ, टीयर 2 टीयर 3 में कुछ ट्रेड ऐसा है कि सर यहाँ बाजार में सभी कच्चा कर रहे हैं, अगर हम पक्का करें तो हम तो हम जीएसटी business जोड़ के कैसे देंगे, करें? हम जीएसटी जोड़ के दे रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर बिना जीएसटी दे रहा है तो यार वो सस्ता पड़ता है, तो ग्राहक उससे लेता है, मेरे को तो दिक्कत है। तो उनको समझाना मुझे कि भैया टैक्स देना कितना जरूरी है, वो जोर लगता है, समझाते हैं, बहुत लोग समझे भी हैं, सुधरे भी हैं, और जो 8-10 साल में आप सुधार देख रहे हैं उसमें 1-2% योगदान हम जैसे कुछ लोगों का भी है कि हमने बहुत ट्रेन किया है। लेकिन एक बार मैं आपके माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज की, एक बंदा पूछता है सर टैक्स दे देंगे हम तो क्या फायदा है टैक्स देने से, ये आप उनको एक बार समझा कि भाई टैक्स देने से क्या फायदा है। सही है, एकदम सही बात बोलो। देखिए जो बिना टैक्स पेड मनी है ना, वो गटर के पानी से ही खराब है, और जो टैक्स पेड मनी वो गंगा जल है। अच्छा। ये समझ में आया तो बात। वो देखिए कैश जो है आपके पास होता ही नहीं, वो आपका कमाया हुआ पैसा वो किसी और के पास पड़ा रहता है। वो मतलब इटली बेनामी ना, आपके पास वापस कैसे आएगा वो पैसा? सही बात है। बेनामी रहेगा, या फिर कैश रखे रहो, सही वो भी बात, डेंजर है और अपने वो आप भी में। रिस्क है। तो उसको आप चेक में घुमाओगे तो आप एंट्री लगाओगे तो वो बेनामी हो जाएगा। बेनामी होगा मतलब आपके पैसे का मालिक कोई और बैठा हुआ है, तो ये तो जन्म जिंदगी आप उसको ओन नहीं कर सकते, हमेशा बेनामी रहेगा। आपने टैक्स पे नहीं किया मतलब आपका पूरा प्रॉपर्टी विल बी बेनामी, वन वे अदर, चाहे वो घर के रिलेटिव के नाम से बेनामी हो, चाहे बाहर वालों के नाम से हो। ये बात पक्का है। पक्का है। तो फिर मतलब क्या है यार? फिर मैं जिंदगी में मतलब मैं बिलियन कमा लिया फिर भी मेरे नाम से 1 रुपये भी नहीं। सेफ्टी का भी इशू रहता सेफ्टी का है, इशू रहता कहाँ है। रखे पैसा, कोई चोर ले जाए, वही। कुछ चुरा ले जाए, मैं पुलिस के पास नहीं जा तो वो सकता। मेरे को लगता है गटर से भी ज़्यादा खराब, गटर पानी से भी ज़्यादा खराब है। और जैसे भी आपने एक बार हिम्मत करके टैक्स भर दिया तो आप राजा आदमी हो। आपको जो करना होगा उस पैसे को, उस पैसे में करेंसी आती है, मतलब यानी स्पीड आ जाता है उसमें, करंट आ जाता है। अच्छा इज्जत भी आ जाती है, आपका बैलेंस शीट बनता है, बैंक भी आपको रिकग्नाइज करता है, हर तरीके से सही है। तो मेरे ख्याल से मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शुरू से मैं समझ में आ गई थी बात। आपने तो उस समय टैक्स दिया था। उस समय देखा हुआ, तो उसी का मैं शुरू से बोला आपको, पहले डे 1 से मैंने फुल टैक्स भरा है। तो सो उसी कारण से क्या है कि ये जो कंपनीज हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिसेस आर गुड, जैसे कोई बोलते कैसे मालूम पड़ेगा इंटीग्रिटी आपको? तो उसका एक्स एम्प्लॉय जो होते हैं, जो छोड़ के चले गए, निकाल दिए होते हैं, वो बोलते हैं भाई देखो कुछ भी हमसे, हमारा कुछ भी जगह हो लेकिन कंपनी ईमानदार है। जब वो बंदा बोलता है ऐसा, मतलब समझो भाई कंपनी ईमानदार है। या आप बोलो मेरे को, मैं आपको जानता हूँ, आप बोलते हो आके, रामदेव जी मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, यहाँ पर एक सब चीज़ हो सकता है लेकिन बेईमानी नहीं है। सही बात है। तो उससे क्या होता है, फिर वो एक बात बनती है, उसकी इज्जत बनती है, मल्टीपल बनता है कि भाई आगे बिजनेस कितना। देखिए बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में पागल आदमी जो काम कर रहा है, जुनूनी आदमी है और ईमानदार है, फिर तो हो गया खत्म। फिर तो होगा ना काम खत्म। तो पैसे तो बनने वाले हैं। अब उसमें आप ग्रोथ से, अब उससे बात करो आप कि भाई आपको ग्रोथ तो आपको क्यों हो गया, क्यों हो गया, अब जी समझने का है। ठीक। अब जी तो आप दो जी है, एक तो एक्सटर्नल जी है और इंटरनल जी है। व्हाट इज एक्सटर्नल जी? साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, वो आपकी स्टडी है कि भाई जीडीपी हमारा 12-13% से ग्रो हो रहा है, तो होटल बिजनेस 15% से ग्रो होगा, ब्रोकिंग बिजनेस 18% से ग्रो होगा, एसेट बिजनेस 20% से ग्रो होगा। ऐसे हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क है, जो भी स्टडी है हमारे समझ के हिसाब से। सो वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया।
दूसरा ये कि आप में कितना जुनून है। आप 2% से चालू कर रहे हो, आप 4% हो सकता है कि 10 साल में। तो आपका खुद का इंटरनल ग्रोथ विल बी अनदर 10% और सो। सो मैं 15% बाजार से लेके आऊँगा और 10% आपका मार्केट शेयर गेन होगा। तो ऐसा 25% है। 25% आ जाएगा। तो ऐसा मेरे को एक एस्टिमेट करना पड़ता है। तो वो जहाँ पर जी है वहीं जाने का। अभी खाली क्यू होने से काम नहीं बनने वाला है। क्यू की बहुत बड़ाई हो चुकी है, बहुत पूजा हो चुका है। तो उसका पूरा प्राइस बाजार दे रहा है। ठीक। एक जी ऐसा चीज़ है जिसमें आपका एस्टिमेट मेरा एस्टिमेट दोनों गलत हो सकता है। आप 25 सोच सकते हो, मैं 35 सोच सकता हूँ, हाँ। मैं 15 भी सोच सकता हूँ। तो वो कुछ भी हो सकता है। सो वहीं पर एक बहुत बड़ा खेला है, क्यू एंड जी एंड देन एल। ये जो मोट आता है, जब हम मोट की बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव मोट है, कि ऐसी चीज है उसके पास कि सामने वाला कॉम्पिटिशन ले दैट नहीं इज अ सकता। क्यू, दैट इज ये मोर ऑफ क्यू क्यू, में आएगा दैट ना? इज क्यू में आएगा। ठीक एंड द क्यू ऑफ द बिजनेस, क्वालिटी ऑफ बिजनेस। भाई ऐसा यूनिक काम करते हैं, हमारे पास ऐसा ब्रांड है कि किसी के पास नहीं है, मेरे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है किसी के पास नहीं है। आप बनाना नहीं जा सकते। अब जैसे अभी जोमेटो है, जोमेटो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है, वो सबके बस की बात नहीं है। सही बात। तो वो बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत तकलीफ वो बनाने में। मतलब उन्होंने 1000 करोड़ खर्च किया, 2000 करोड़ खर्च किया, किसी और बनाने 15-20 हज़ार करोड़ भी लग जाए। और वो जब तक करेगा तब तक वो इतना आगे बढ़ जाएगा कि तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। फिर वो 15,000 करोड़ लगा कर बनाओगे तो उसको फिर फायदा नहीं आएगा ना। सही बात है। भाई वो 2000 करोड़ बना के भी वो नहीं कमा पा रहे इतना, तो तुम यदि 15,000 करोड़ खर्च हो तो इस जन्म में चांस ही नहीं तुम्हारा। सो दैट बिकम्स द एंट्री बैरियर। मोट बन जाता है। डन, गॉट इट। यू नो, L- सो दैट इज द मोड। ठीक है। जी। क्यू हो गया, जी हो गया। हाँ, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तो हम कई जगह जी से चालू करते हैं समय। भाई जी नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है। फिर जी के बाद देखेंगे क्यू है कि नहीं करके। हाँ। जहाँ जी दिख रहा है वहाँ क्यू है कि नहीं। अच्छा, पहले जी। हाँ, मतलब है क्यू जी एल पी, चाहे हाँ, देखिए कैसे भी कह मेंटल दो। प्रोसेस है, वो सब एक साथ ही होता है भाई सबसे actually। पहले ऑब्वियसली वैसे देखा जाए तो सर बात है कि सेक्टर ही देखा जाता है। हाँ कि भाई। अभी इस समय ईवी देखेंगे, पहले ईवी समझ में आ रहा है, फिर देखेंगे ईवी में कौन अच्छा है। नहीं, कई बार क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, बॉस इसका तो अभी 2,000 करोड़ टर्नओवर, इसका 8,000 करोड़ होने वाला है। अरे करता क्या है बाप, वो तो बाद में पता करेंगे। तो क्या, तो कई बार सी आइडिया कहाँ से आया कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जी से आ रहा है कि क्यू से आ रहा है या पी से आ रहा है। अरे बॉस बहुत सस्ता है, ये बुक वैल्यू से बिलो बुक वैल्यू रहा है। ऐसा क्या है यार कि मतलब बिलो बुक चल रहा है, करे पूरा बाजार 4 के बुक में चल रहा है, तेरा बिलो बुक क्यों है। सो मतलब वैल्यूएशन से भी आ सकता है। सो कहानी कहीं से भी चालू हो सकती है, बट प्रोसेस ये है कि आप कंप्लीट करो। ठीक। क्यू जी एल, एल मतलब लॉन्जिविटी। भैया 6 महीने का ग्रोथ है, 6 महीने का अच्छाई है, वो मत खरीदो आप परपेचुअल देखो। आप वैल्यूएशन आता है परपेचुइटी से, बिकॉज यू आर बाइंग इनटू परपेचुइटी। सो यू हैव टू सी द लॉन्जिविटी ऑफ क्वालिटी एंड लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ। जब वो दोनों हो गया तब जाके आप बोल सकते हो भाई नाउ लेट मी लुक एट द मल्टीपल्स। सी दूसरा क्या है, जब तक क्यूजीएल समझ में नहीं आएगा, दैट इज अ बास्केट ऑफ वैल्यू, तब तक आपको वैल्यू समझ ही नहीं है, तो आप प्राइस कैसे देखोगे आप। तो बफेट साहब का सबसे बड़ी कहावत क्या है, पहला पॉइंट है इन्वेस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड इज नथिंग बट क्यूजीएल। तो आप जब तक आपको समझ में नहीं आया कंपनी, तो अब मैं वैल्यू कैसे करूँ उसको, है ना। आपका जैकेट खादी का है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड का है। यदि खादी का तो हो सकता है 1500 रुपये का हो, और इंटरनेशनल ब्रांड का तो हो सकता है 1.5 लाख रुपए का हो। सही बात है ना। तो जब तक ये समझ नहीं है कि भाई क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मैं वैल्यूएशन नहीं ला सकता मैं। सो अंडरस्टैंड, दैट इज वेयर द रिसर्च कम्स एंड टॉकिंग टू द मैनेजमेंट कम्स, कि भाई आप मैनेजमेंट के पास जाओ। इतना इजी माहौल होना चाहिए कि मैनेजमेंट को बात करने में मजा आए, आपको दिल खोल के बात करे वो। अच्छा, मैनेजमेंट को इतना सब नहीं मालूम कि हम लोग क्या देख रहे हैं। वो अपना बोलते चला जाता है कि भाई उसके क्या प्लान्स है, उसके दिमाग में क्या, उसका क्या सपना है। हर कंपनी अपने आप में एक सपना है, एक इंटरप्रेन्योर की कहानी है, एक उसका आर्ट वर्क है उसका। तो वो अपनी कहानी के बारे में बताते रहता है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, अब आगे हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। अब आप जज करो कि ये बंदा वो सब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि खाली हवाई महल है। और ये जो करना चाहता है वो बाजार सपोर्ट करेगा, बाजार सपोर्ट करे, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं। हम 100 गुना कंपनी बना देंगे, बोले बाजार ही 10 गुना बाजार ही नहीं होता, तू कहाँ से बना देगा। सही बात है। तो ये सब जजमेंट की बात आती है। गॉट इट। तो QGLP फ्रेमवर्क है जिससे आप सजेस्ट करते भी, बेसिकली ये वो तरीका है जिससे आप जज करते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो अभी ये तो ओवरऑल आपका इन्वेस्टिंग लेवल पे हो गया। अब जो आम आदमी है, फॉर एग्जांपल 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है, या बिजनेसमैन है, 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, साल भर में उसके पैसे बचते हैं, वो 5-10 लाख सोचता है इन्वेस्ट कर दे। अब वो भाई तो इतना QGLP शायद ना भी कर सकता। तो उस व्यक्ति को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको थोड़ा दिमाग लगा के रीडिंग करके कुछ पढ़ के डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में जाए पसंद रहे? म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बेस्ट। हम लोग जब चालू कर रहे तब था नहीं म्यूचुअल फंड, 80s में था नहीं, तो उसी कारण से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हुआ।
और हम लोग भी सी इंडिविजुअली ऑल्सो वी यूज टू मैनेज वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 15-20-25 स्टॉक, पहले तो 100-50 स्टॉक भी होते थे, लेकिन हमने सीख सुखा के 15-20 स्टॉक फिर भी डाइवर्सिफाइड होता था। अब वो चीज़ जो करने का इंडिविजुअली बहुत डिफिकल्ट है, पर्टिकुलर छोटे पैसे में ये फुल टाइम जॉब है। फाइंडिंग स्टॉक्स इज फुल टाइम जॉब एंड बहुत कॉम्पिटेटिव होता है डे बाय डे। तो यदि आप जुनूनी नहीं है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। आपको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपको बहुत इंटरेस्ट है बाजार में, तो डेफिनेटली सीखें आप, वो गलती करके सीखते जाओगे आप। दूसरे के बॉस मेरे को सीखने का ही नहीं है, खाली मेरे को इन्वेस्ट करने का है। बेस्ट है आप अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ो, आपको जिसमें इंडेक्स करेगा 12-13 टका 14 टका 1-2% ऊपर मिल जाएगा। सो यू शुड होप फॉर एटलीस्ट इंडेक्स रिटर्न, एंड उसके ऊपर से 2-3 टका आ गया, बढ़िया काम बढ़िया है। तो सर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के बारे में कोई चीज़ 2-3 टिप की, यार ये 3 चीज़ देख लिया करो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये कुछ सजेशन कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करे आदमी, क्या उसके क्राइटेरिया हो? मैं इसका ज़्यादा अच्छे से बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं सिर्फ अपने खुद के म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ। और मैं खरीदता कैसे हूँ, डे 1 में जब म्यूचुअल फंड चालू होता है स्कीम, तो मैं 100-200 करोड़ दे देता हूँ उसको। आई एम द फर्स्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ माई ओन म्यूचुअल फंड। तो वो अब उसमें क्या सिलेक्शन करूँ, मैं बंदा ही नहीं है, अपना ही मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ। सही बात। तो मैंने उतना कभी ऐसा बाजार में, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी मनी टू एनीबॉडी, तो मैं वो अप्रेजल किए ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा मैनेजर जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड एक ऐसा चीज़ जो खरीद नहीं सकते आप। यदि उस बंदे ने अच्छा किया है और यदि आज खराब कर रहा है तो भी अच्छा करेगा, मेरा बिलीफ है कि उसमें वो है, जज्बा है, कॉम्पिटेंस कि भी वो है, कॉम्पिटेंस है कि वो ही विल कम बैक। सो आई वुड बैक अ गुड एस्टेब्लिश्ड मैनेजर्स। जो भी स्कीम्स है वो देख लो आप उसके बाद, लेकिन बाकी जिसका परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है उसी बंदों को देना चाहिए। एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग, जैसे आज के डेट में म्यूचुअल फंड सही है करके चला, और डीमेट अकाउंट भी खुले, म्यूचुअल फंड में पैसा भी आया, आज की डेट में 19,000 करोड़ की SIP भी हो रही है, और ये सब एक लगता है सही डायरेक्शन में जा रहा है। पर हमारा जो यूथ है भारत का एक्साइटेड, या पूरे वर्ल्ड ओवर का भी कहूँ, कि हमको क्या एक चीज़ है, जल्दी से जल्दी करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और जल्दी से जल्दी कमाना है। बहुत सही है भाई, हमको पैसे 10-20 हज़ार रुपये ही हमारे पास, पर कमाई हमको करनी है 100-200 करोड़ की, और हमारे पास टाइम नहीं है, मैं 2-3 साल में कर दो तो कर दो। तो उसके चक्कर में क्या है कि 10,000 चालू करो, 10-20 करोड़ 2 साल यही में कर दो। मेंटेलिटी है कि 10-20 हज़ार से चालू किया है, 100-200 करोड़ कैसे आएंगे, 2-5 साल में आने चाहिए। तो वो इन्वेस्टिंग में, जब वॉरेन बफे से बात करोगे, वो कहते हैं पेशेंस बेटा। आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे यार लॉन्ग टर्म का गेम है साहब, तो फिर उनको जो शॉर्ट टर्म वाले मिलते हैं वो कहते हैं भाई तू तो ट्रेडिंग कर लिया कर, सुबह खरीद के शाम बेच दिया कर, 100 का खरीद के 200 में बेचना, फिर अगले दिन 200 का 400 में, और ऐसे करते करते तू तो देख 1000%। अभी सेबी ने फाइन वाइन लगाए कुछ पे, कोई 1000% रिटर्न प्रॉमिस कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो ये जो ट्रेडिंग है, इस पे क्या सजेशन है? जैसे अभी आज की रेट में जो मेन बिजनेस है उसमें देखा जाए तो 2% का काम होता है, 98-99% F&O में काम है, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, कॉल पुट करेंगे, ये करेंगे। तो इसको आप कितना सही या कितना गलत ये वैसे मानते हैं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग की ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाजार में यदि 10 लाख लोग हैं या 140 करोड़ लोग, 140 14 करोड़ डीमैट 14 करोड़ लोग हैं, तो 14 करोड़ तरीके हैं पैसे कमाने के। ठीक, आप अपना तरीका खोजो, मैं तो ये बोलूँगा, यदि खोज सके तो। हाँ, जैसे मैं अपना तरीका निकालने को, मेरे को पैसे कैसे कमाने हैं, मैंने क्या होता है आपको, मेरा गुल्लक है और मेरी कंपनी है, समझे ना। कंपनी में गेम अलग है, इन्वेस्टिंग गेम अलग है। सो मैंने अपना खुद का कंपाउंडिंग मशीन बना रखा है कि मेरे को 25 टका से ग्रो करने का है। अब वो कैसे होगा वो मैं बना लिया। ऐसे हर इन्वेस्टर को अपना खुद का मशीन निकालना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली आई ग्रो माई मनी, एट व्हाट पेस आई ग्रो माई मनी। क्योंकि देखिए ये सब 1000 टका ग्रोथ, 2000 टका, ये सब मतलब सपने में भी नहीं आना चाहिए। रियल लाइफ में तो छोड़ दो आप, समझे ना। तो ये सब उलझन बातें, उसको कोई मतलब नहीं है। ना होता है ना, मतलब एक का भी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट एकाध भी नहीं होगा। तो रियलिटी ये है कि भाई इंडेक्स 14 टका किया है, आप एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से सेट करें, प्लस या माइनस, 2-4 टका प्लस या 2-4 टका माइनस, और कुछ नहीं होने वाला है। उस माइनस का कोई सवाल नहीं उठता है। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो ना, तो आप ये देख रहे हो कि कितना आप में काबुलियत है। जो जितने महारथी जैसे राकेश झुनझुनवाला, ये वो सब 2x ऑफ द, जिसमें 14 टका है तो उनका 28 टका आया होगा, और 28 में भी थक जाएंगे वो लोग। वॉरेन बफे का भी इतने टाइम ड्यूरेशन है, 20 के आसपास ही है। अब तो इंडेक्स भी बीट करना भारी पड़ रहा है उनको। एज द साइज इंक्रीजेस, it becomes difficult to perform. See, finding one good stock, he is the biggest investor in Apple, 4 गुना 6 गुना का डाला,
लेकिन दैट इज नॉट द टोटल पोर्टफोलियो, दैट इज ओनली 10-15% ऑफ द पोर्टफोलियो, रेस्ट ऑल इज अदर थिंग्स, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो अक्रॉस द पोर्टफोलियो कैसे कमाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल स्टॉक सही होना एक बात अलग बात है, लेकिन पोर्टफोलियो में क्या परफॉर्मेंस वो अलग बात है। वो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हाउ डू आई बीट द मार्केट और हाउ डू आई अर्न 5% हायर देन इंडेक्स और 10% हायर देन इंडेक्स। वो एक गेम होता है, वहाँ पर स्किल आता है और धीरे धीरे आपके खुद की स्ट्रैटेजीज बनेंगी। तो ट्रेडिंग मतलब इट्स गुड, नॉट गुड, I'm in no because I have never traded in life, so I am in no position to say anybody whether it is right or wrong. If you are if you are losing money, then it is wrong. ठीक है। In investing also, if you are losing money only, then that is also wrong. बाजार में आए हम पैसा कमाने के लिए आए, हमको पैसा, मैं अपने तरीके से पैसा कमाता हूँ और मैं पैसा कमा सकता हूँ। Whatever is my style, it's fine. If it is trading, it's trading. If it is hybrid, mostly people are hybrid. They invest the core money and then use that as a margin to trade. That is what I see in our client base. Bulk of the guys are hybrid in character. They're not pure trader nor pure investor. There are very few. एक और चीज़ जो मतलब ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा क्रिप्टो करके है, जो क्रिप्टो में भी चीज़ आती है, जो बिटकॉइन या 2-4 करेंसियाँ भागती है। अब उसके पीछे बाकी लगभग हर व्यक्ति हर करेंसी में जितने लोगों ने आज तक स्टॉक मार्केट में जब से लेके अब तक 40-50 सालों में जितनों ने इन्वेस्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। लगभग 10-12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो में पैसा लगा हुआ है। तो और मोस्ट ऑफ द लोगों ने लॉस ही किया है। उसको क्या राय है, जैसे क्रिप्टो को लेके आपकी क्या राय है? यार मेरे को क्रिप्टो बिल्कुल समझ में नहीं आया, समझे ना। मेरे को समझ में आता है कि मतलब आप कोई करेंसी बोलते हैं, बिटकॉइन बोलते हैं, आप करेंसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करेंसी बोलते हैं। अरे भाई करेंसी की स्टेबिलिटी होती है ना। आप एक 100 रुपये की कीमत होती है या $1 की कीमत होती है, एक बहुत नैरो बैंड में घूमता है वो। 83 रुपीज़ 49 पैसे, 83 रुपीज़ 43 पैसे, ऐसा दाम घूमता है उसका। ये तो मतलब 24,000, 30,000, 32,000, ये सब। सो देयर इज नो कैरेक्टर ऑफ करेंसी इटसेल्फ। It's a very speculative, kind of tokens, I can say. तो ये क्या एक speculative medium है, बट बाकी तो क्या है समझ में आता मेरे को। और जैसा अपनी थ्योरी जो वॉरेन बफेट भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो नहीं समझ में आता उसमें मत करो। मैं नहीं आता क्रिप्टो समझ में, आपको समझ में आता क्रिप्टो तो आप समझ लो, आप करो भाई, मजा करो। क्रिप्टो समझ में आता तो कर लो, मोस्ट ऑफ तो समझ नहीं आता, वो देखा देखी में ट्रेडिंग में भी। मेरे को लगता है बफेट का ये जो सेंटेंस है ना, करो वही जो समझ में आता है, और पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट्स में डोंट राइट द चेक। मैं आखिरी कई लोग को बोलता हूँ, कई लोग आते कंफ्यूज यहाँ पर, कंपनी बेच के या कुछ कर कुरा के 1000 करोड़ जेब में, सब लोग उससे चक्कर लगा रहे हैं। मतलब भाई तो देख, पैसे किसी में देना, जब तक समझ में नहीं आए कि सही आदमी है, सही बात कर रहा है और सही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, यदि आपको कन्विंस हो गया तो ही जाके चेक लिखना, क्योंकि एक बार चेक लिखा वापस आने का मुश्किल पड़ेगा फिर। अब बात है अपने कोर की तरफ की, जैसे अभी आंधी आ रही है आईपीओ की। जैसे मैं देख रहा था पिछले 5 साल में, तो 2018-19 से मैं चालू कर दूं, इस साल में 38 आईपीओ आए थे, कहीं 40 आईपीओ आए थे, 42 हो गए, 52 हो गए। पिछले साल टोटल मिला के 183 आईपीओ, यानी ऑन एन एवरेज हर दूसरे दिन का आईपीओ। अभी मुझे लग रहा है शायद पिछले 3-4 महीनों का टारगेट था कि 64 आईपीओ तो आ चुके, और जैसे स्पीड से आ रहा है मुझे लगता है आपकी बारे 360-65 का आंकड़ा क्रॉस करके एवरेज 1 आईपीओ पर डे पे आ जाएंगे। तो ये जो तेजी हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसके पीछे आपको क्या लगता है क्यों हो रही है, और ये आगे कहाँ तक जाएगी, और ये अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, और इसमें एक आम इन्वेस्टर इसको किस तरह से नेविगेट करे? मतलब इसको ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसका फायदा उठाए, या एक रिस्क है जिससे थोड़ा बच के रहे? क्या है ओवरऑल इसके बारे में, मतलब आपसे जानना चाहिए। यदि आप बाजार में भाव ज़्यादा बढ़ाओगे, जो अभी 4 करोड़ से 14 करोड़ 15 करोड़ हुआ है, इसमें जो पैसे आए, किसी का लाख रुपये आया, किसी को 10,000 रुपये आया, किसी का 3,000 रुपये आया, ऐसा रोज सिप और डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू काफ़ी पैसे आ रहे हैं। सो क्लियरली देयर इज अ फ्लो ऑफ से 18-20 हज़ार करोड़ सिप में आ रहा है, तो कम से कम उतना ही और दूसरी चीज़ में आ रहा होगा डायरेक्ट स्टॉक में, तो 35-40 हज़ार करोड़ का फ्लो हो गया। 40 हज़ार करोड़ मतलब $5 बिलियन पर मंथ, मतलब $60-70 बिलियन का फ्लो हो गया। अभी तो खाली ये सब SIP वालों का है, जो होलसेल है, जिनको करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगाना, वो तो उसके ऊपर से है। तो ऐसा मुझे लगता है कि 60 से $100 बिलियन का फ्लो हो गया। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 5 to 6 लाख करोड़ का डिमांड फॉर द न्यू पेपर, और वो भी ग्रोइंग। तो सडनली पेपर कहाँ से आएगा? तो एक तो FI से ले सकते हो आप। सो FI ने बेच दिया 2-2, 3-3 लाख करोड़ का एक साल में, उसके बाद भी डिमांड गैप है। सो देन सम IPO स्टार्टेड कमिंग, देन फॉलो ऑन स्टार्टेड कमिंग। तो ऐसे करते करते लिक्विडिटी अब्जॉर्ब होते गया। अब जो है वो सप्लाई जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। अब IPO जो है बढ़ते चले जा रहा है, तो
मेरे लिए द बिगेस्ट थ्रेट टू द मार्केट्स करंट कंडीशन इज द सप्लाई ऑफ पेपर ओनली. मतलब सप्लाई में ओवरटेक द डिमांड. डिमांड इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग, बट सप्लाई कुड राइट नाउ सप्लाई इज स्टिल बिहाइंड द डिमांड. अभी तो और आईपीओ मतलब दिन के 2 आईपीओ भी आएंगे तो भी कवर तो हो जाएगा लिक्विडिटी. अभी लग तो ऐसे रहा है, लेकिन यदि बाजार यदि जैसे आज गिरा ऐसे पिटाई हुआ 2-4 बार हाँ तो बंद हो जाएगा आईपीओ. हाँ, क्योंकि वैसे आईपीओ एक आदमी बड़ा इसलिए ले रहा आईपीओ है. फेल भी होना चाहिए. हाँ. वो होगा ये महीना 15 में हो जाएगा. एक आध बड़ा तो आईपीओ फेल होगा तब जाके थोड़ी अक्ल आएगी. फिर उसके बाद बैंकर बोलेंगे भाई अभी चुप रहो करके. मजा भी क्या हुआ, जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे मतलब कोई व्यक्ति पूछ रहा है, जैसे हम 4 लोग बैठे हैं तो एक व्यक्ति कह रहा है कि सर जी कौन से आईपीओ में पैसा लगा जाए, कौन सी कंपनी ठीक आ रही है. मैं बोलूं उसके पहले तो बोल रहा अरे क्या ऐसे भी आईपीओ आ रहे हैं ना, अभी किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके लगा दे, सब में ग्रोथ है. भाई उसने तो जब वो ऐसे बोला ना तो फिर मैं घबरा गया. हाँ, नहीं यार ऐसे बाजार में अगर ये थोड़ा सा सेंटीमेंट चल रहा है कि तुम तो देखो ही मत कौन सी कंपनी कौन सी वैल्यू, तुम तो लगा दो, जिसमें लगा दो वही पड़ा. सो वन हैज टू बी केयरफुल बिकॉज इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं है जितनी कंपनी आईपीओ में आ रही है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगा. और आएगा 100 में, लिस्ट हो जाएगा 30 में, मतलब थोड़े दिन के बाद 30 में हो जाएगा. तो बहुत मतलब वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अब इसी आईपीओ के केस में सर एक और चीज आ रही है कि स्टार्टअप्स के जो आईपीओज आ रहे हैं कि पहले तो जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि पहले तो गेम ऐसा था कि यार स्टॉक मार्केट में आना है तो प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना है, कितने सालों से है, प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाओ. स्टार्टअप आते हैं सिस्टम में, वो कहते हैं भैया प्रॉफिट तो है ही नहीं. या ऐसा है कि पिछले 10 साल से 15 साल से लॉस था, अभी आने एक्सचेंज में आने से 6 महीना पहले, साल भर पहले बैलेंस शीट में कुछ लॉस मेकिंग ऑपरेशन बंद किए, कुछ खर्चे काटे, कुछ एम्प्लॉय को निकाला, जैसे तैसे थोड़े बहुत प्रॉफिट में आए और फिर लिस्ट कर दिया. तो इनको लेके क्या कहना आपका कि ये मतलब हेल्दी ट्रेंड है, अनहेल्दी ट्रेंड है जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं आईपीओ मार्केट में? लॉस मेकिंग स्टार्टअप आई वुड से, प्रॉफिट मेकिंग तो चलो अच्छी बात है. ये 2 चीज़ है. एक तो मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ एक बात है, बट आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ओके. और दूसरा है प्राइस. सी बिकॉज हमारे पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक, ये सब तरीके हैं. वहाँ तो वो दोनों ही चीज़ नहीं है ना. तो बुक है ना, मतलब कमाए नहीं तो बुक किस बात का. और पीएनएल में तो बैलेंस वो है ही नहीं, अर्निंग्स. तो आपके जो रेशियो सब फेल हो गए. तो मेरे पास तो भाई टॉर्च ही नहीं है. सो मैं समझूँ कैसे उसका वैल्यू. सो जब तक वैल्यू समझ में नहीं आया तब तक आप चेक मत लिखो. सो बी वेरी केयरफुल. मतलब जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज सेइंग कि नहीं दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल और आगे बहुत बढ़ जाएगा और 5 साल के बाद इतना कमा लेगा, उतना कमा लेगा, भाई तुमको समझ में आना चाहिए इतना हो जाएगा. अभी नहीं कमा रहा है, पीछे भी नहीं कमाया, लेकिन आगे कमा लेगा. ये आपको एकदम मतलब 100% यू शुड बी श्योर. देन ओनली यू गो एंड वैल्यू. इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग ऑन द बेसिस ऑफ 2024, you start valuing on basis of 2028 or 29 because you are very confident that okay he's losing 500 crore today, but in 2028 it will make 3,000 crores profit or 5,000 crores profit. So 2028 का पी मल्टीपल 5 का पड़ रहा है या 7 का पड़ रहा है. तो ऐसा कुछ ना कुछ बनाओ, अपने आप को सांत्वना दो. कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा. क्योंकि मतलब अगर लॉस मेकिंग स्टार्टअप जैसे अपन को समझ आते नहीं और आए तो उसके बाद नीचे धड़ाम बहुत सारे गिरे भी. ऑब्वियसली जो जोमेटो ने रिकवरी की. एक अच्छा ये कि भाई नहीं समझ में आया तो करने का नहीं. वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं. हाँ, लेकिन क्या है, मेरे को जो समझ में आ रहा है, डिस्पाइट इट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, आई अंडरस्टैंड दे हैव गॉट वेरी ब्राइट फ्यूचर. हो सकता है गलत भाव में खरीद रहे हो आप. तो समझ और वैल्यू वो भी तो देखो ना. प्राइस सी टिपिकली जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पर यू आर चेजिंग द स्टॉक बिकॉज यू लव द कंसेप्ट, यू लव द ब्रांड, दो देयर इज नो प्रॉफिट. So you have to be very careful how much you pay for that. अभी सर बाजार का आउटलुक को लेके क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि यार अभी मुझे इन्वेस्ट करना है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में कर दूं, लेकिन एक सवाल यही आता है कि यार अभी मार्केट महंगा बहुत है. अभी यार हर चीज के भाव आसमान चढ़ा हुआ है, तो अभी इसको कैसे करें? तो एक है कि यार तो क्रैश, अब हर दूसरे दिन बाजार में कि यार बाजार बहुत बढ़ गया अब तो क्रैश आएगा, बाजार बहुत बढ़ गया अब तो क्रैश आएगा. अब ये सुनते सुनते ही 1-1.5 साल हो गया, अब वो आ नहीं रहा है. अब जो आ नहीं रहा वो आदमी फ्रस्ट्रेट है कि यार मैं तो इस स्टॉक को सोच रहा था कि यार 500 रुपए पे लूंगा, पर मेरा क्रैश हो जाएगा तो 300 में ले लेंगे. अब वो तो क्रैश नहीं हो रहा, वो बढ़ते बढ़ते 700 चला गया, 800 चला गया. अब मैं बाजार में कब एंटर करूं? मतलब नया व्यक्ति है, मान लो बाजार में अभी कोई व्यक्ति एंटर करना चाह रहा है, तो इज इट द राइट वैल्यूएशन या वो थोड़ा करेक्शन का वेट करे या क्या करे? क्योंकि आपकी का स्टेटमेंट ये भी है कि भाई कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अगर 100 की चीज 300 में ले ली तो फिर भी क्या ही कमा लोगे? नहीं, कुछ नहीं कमा सकते. उसी कारण जो है एसआईपी जो सिस्टम जो है आपका अभी वो बहुत बहुत दमदार है. इट बीट्स द मार्केट साइकिल. क्योंकि आप जो है अगले 30 साल के लिए आप जो है हर भाव में खरीदोगे. तो आप जैसे अभी चाहोगे, मतलब चलो ऑल टाइम हाई में खरीद रहे हो आप, और वो ऑल टाइम हाई जिंदगी में तो रहेगा नहीं.
वो 4-6 महीने साल भर में ऑल टाइम लो क्रैश आ बनेगा। जाएगा, ठीक है, तो आपने हाई में खरीदा, लो में खरीदा, बराबर एवरेज आ quality, गया। तो एवरेज आ गया आपको। तो वो चीज़ जो है ना, वो होगा जब भी आप SIP करोगे तो, हम्म, क्योंकि दिस में नॉट बी द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम टू बेट द हाउस इन द मार्केट। हम्म, हो सकता है कि भाई सप्लाई बहुत जोर से आ जाए, इकोनॉमी माइट स्लो डाउन, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कोई सिचुएशन बन जाए, सो एंड आपने 100 में खरीदा और भाव 70, 80, 60 हो गया और 4-6 महीना वहीं रुक गया, सो देन यू विल बी सेकंड, और एग्जैक्टली एट 60 यू विल सेल, एंड द मोमेंट यू विल सेल, स्टॉक विल फ्लाई। तो हाउ ये सर ऐसा, ये साइकोलॉजी की बात है, एक्चुअल की बात है, मतलब हर व्यक्ति, अगर मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं या ऑडियंस में अगर 500 आदमियों से पूछे कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई अच्छा स्टॉक था, आपने जिस दिन बेचा, हाँ साहब, उसी दिन से भाग गया या जिस दिन आपने खरीदा उस दिन से रुक गया और गिरना, या तो ग्रोथ रुक गई और गिरना चालू हो गया। तो ये इसके पीछे कौन सा काला जादू या कौन सा साइंस है कि ऐसा, जिससे पूछो बोले सर मेरे साथ लाइफ में एक बार ये तो हुआ ही है। एक बार नहीं, हमेशा होता है हमारे साथ। हमेशा ऐसा होता है, क्या होता है, वी बाय टू लेट एंड वी सेल टू अर्ली। ओके, उसी कारण से टू लेट में क्या है, एवरीबडी इज कम, एवरीबडी नोज व्हाट यू आर बेटिंग ऑन, यू आर द लास्ट गाय इन द क्यू। तो आपका जैसे क्यू खत्म हुआ, क्यों स्टॉक नीचे आना चालू होता है। तो जो लास्ट में कन्विक्शन होता है, जैसे कोई चीज बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, 500 का देख, 125 देख ले, नहीं 150 देख ले, 200 देख ले, 250, 300, हाँ 100 से 300 आ गया, अब तो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। तो तू इतना लेट पार्टी ज्वाइन की, इसलिए तुम्हारा गिर रहा है और तुम थोड़ा जल्दी भाग गए। आप लेट आ रहे हो पार्टी में, फिर बहुत लंबे के लिए रुको आप। आप फिर 1000 में वो खरीद रहे हो, देखो। 800-700 करेक्शन देखो, उसके बाद आपका फेथ है कि 3 साल में डबल होगा, तो 3 साल में डबल होगा, लेकिन आपको 1000 से 700 भी देखना पड़ेगा और 700 से 2100 भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट है, वो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है सर, कि क्या? मैं 50% क्रैश भी देखने को तैयार हूँ, मेरे में देखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हैप्पीली ऑफिस आता हूँ, हैप्पीली ऑफिस जाता हूँ। हाँ। ये आपने कहा, और यहाँ पे 20% अगर किसी का क्रैश हो जाए तो उसकी रातों नहीं की नींद देखो, उड़ मेरे जाती को है। भी अच्छा नहीं लगता 20 का क्रैश होगा तो ऐसा कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है, लेकिन आई एम रिकनसाइल, मेरे मालूम है ये इसकी तासीर है बाजार का, क्योंकि मैं तो 4 बार में रह चुका ना, तो मेरे मालूम है ये गिरता ही गिरता है और गिरेगा ही। देयर इज अ रिस्क, वो रिस्क छुपा हुआ है आपको। आज जब बाजार बढ़ रहा है 3 साल से, तो ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गया करके, नहीं, ये बाजार का मतलब बेसिक वर्क है, क्लींजिंग वर्क है। जितने गलत लोग आ गए हैं बाजार में, गलत पैसा आ गया है, गलत वैल्यूएशन आ गया है, वो सब ठीक करके जाएगा। मतलब बाजार एकदम सबका न्याय करता है, वो एकदम न्याय करेगा, हमेशा राइट है वो। अनुलोम विलोम चलता रहेगा बाजार का। आपका फेवरेट चीज, बहुत सारी चीजें सर, अभी मैं पिछले 3 दिन से ऐसा मान लो कि शायद मुझे नींद में भी मैं आप ही की 4 चीजें बड़बड़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप ही की पॉडकास्ट आपको बहुत वायरल रहा है सर। एक बार दोबारा प्लीज, अनुलोम विलोम, जो मैं तो समझ गया हूँ, एक बार ऑडियंस को नहीं पता शायद किस चीज की बात हो रही है। नहीं, क्या है कि बाजार जो है ना, रोज चाहते हैं रोज बढ़े बाजार। अरे भाई, आप रोज सांस ले सकते हो ऊपर, फिर क्या? सो फॉर सांस को ऊपर लेने के लिए भी आपको सांस रिलीज करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो बाजार भी वैसी है, अनुलोम अनुलोम विलोम। जब विलोम होता है लोग भाग जाते हैं, समझे ना। कई बार विलोम अपॉर्चुनिटी चली जाती है। वो जैसे कहते हैं कहानियां ही है कि बैठना पड़ता है बाजार में, जो है ना, बैठना पड़ता है। 0 से 30, 30 से 10, 10 में बैठ रहे हो आप, अब 10 में भाग गए तो कहानी खत्म हो गई। पे छोड़ के नहीं जाना, बैठ हाथ में रहना चाहिए। क्योंकि 10 में मान लो गलती होगा, 10 टर्न आउट टू बॉटम, तो आपकी हिम्मत है क्या 15 में वापस आने की? अरे भैया, 10 में तुमने बेचा है अभी 6 महीने पहले, अभी 15 में वापस कैसे हो गया आप? उसी कारण से क्या है कि ये जर्नी जो है, ये कंपाउंडेड जर्नी है स्टॉक मार्केट का, वेल्थ क्रिएशन का। देयर इज नो एंड, इट्स अ जर्नी। 20-25%, 15% जो भी कंपाउंडिंग होगा, तो आपको वो कंटिन्यूस खेलते रहना पड़ेगा। तो वो जो स्टोरीज होती है ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये स्टोरी सिर्फ किताबों में ही है, कि वो अगर तुमने 91 में इन्फोसिस का खरीदा 10,000 में होता, तो आज वो 400 करोड़ होता, तो वो या तो उसका या तो नारायण मूर्ति जी का ही है, क्योंकि वो तो बैठे थे ऊपर नीचे, कजी हो तो कहीं जाएंगे नहीं, या तो उन्हीं का हुआ है, या उसका हुआ है जो खरीद के भूल गया, या उसका खरीद के दादाजी खरीद के कागज के रख के छोड़ गए। पैसे कौन बनाते हैं? पैसे सक्सेसफुल कंपनी के प्रमोटर्स बनाते हैं, क्योंकि वो बेचारे को चॉइस नहीं है, वो थोड़ी ना बेच सकता 70%। उसको मालूम है कंपनी खराब कर रही है, बट ही कैन नॉट सेल दैट 70%। और जब अच्छे दिन आते हैं तो वही आदमी जो कमाता है। यू टू बिहेव लाइक ओनर, एज इवन आप एक शेयर भी खरीदो कोई कंपनी का, यू मस्ट बिहेव लाइक अ ओनर। दैट इज व्हाट बेंजामिन ग्राहम टेल्स, यू मस्ट ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। मतलब यू मस्ट, व्हेन यू बाय 100 shares, you must think what is going to happen to 100% of the company.
वो पीस यू आर नॉट Yeah, बाइंग द you're शेयर, यू buying आर a बाइंग पीस ऑफ द small piece बिजनेस। of the slice of the company. तो कुल मिला के सर जो स्टॉक मार्केट में पैसा, जैसे एक कोई व्यक्ति अभी देख रहा है, बच्चा देख रहा है, वो कह रहा है कि सर मैं 10,000 रुपये की SIP करा रहा हूँ, आपकी बात मानूंगा, 25,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 10,000 की SIP करा रहा हूँ और मैं ज़िंदगी भर SIP कराऊंगा, जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, ओहदा बढ़ेगा, मैं SIP भी बढ़ाता रहूँगा, तो मैं क्या लाइफ टाइम में करोड़ की नेटवर्थ तक पहुँच जाऊँगा? अरे करोड़ों, मतलब करोड़ों में पहुंच जाओगे भाई। करोड़ों में पहुँच जाएगा। हाँ, आप कर सकते हो नंबर्स। 10-15 हज़ार रुपया यदि आप 25-30 साल तक डाल दिए तो यू विल रिटायर अमंग द रिचेस्ट इन योर क्लास। बस 25 साल तक छोड़ना नहीं है SIP का दामन, छोड़ना नहीं है, बाजार बस। का दामन हाँ, नहीं छोड़ना। और उतना ही SIP बनाओ जाके आपको तकलीफ मत आओ। अच्छा, SIP में क्या आपको, ये तो OD अकाउंट है ना, आपके पास इकट्ठा होगा 10-20 करोड़ का, तो आपको यदि कुछ जरूरी काम है तो आप यू कैन विड्रॉ आल्सो। ऐसा क्या बात है? गॉट इट। सर एक और चीज़, जैसे अभी अपन बात करते हैं, अब अपन जैसे पास्ट की बात की, प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है उसकी बात की, थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में की बड़ी बड़ी मार्केट थीम्स क्या देख, जैसे अभी अपनी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के 3.5-4 ट्रिलियन है। अब यहाँ से अपन कह रहे हैं कि ये 2000, निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में कहा था कि भाई 2030 तक 7 ट्रिलियन जाएगी, तो अब 7 ट्रिलियन यहाँ से जानी है, अगले 7 साल में 3 ट्रिलियन जाएगी, तो क्या थीम्स पे, कौन से सेक्टर्स पे जाएगी जिस पे हम बुलिश होकर काम करें या वर्क करें, क्या थीम रहेगी? मतलब कई बदलाव, जैसे भी कैपिटल मार्केट का थीम है, ये जो आप जो सी थीम को मतलब ये देने के लिए, क्या नाम है, एक स्वरूप देने के लिए कोई ना कोई आपको प्रोपेलेंट चाहिए। तो आपका जो डीमैट अकाउंट जो है 4 करोड़ से 14 करोड़ हुआ, तो उससे तो बिजनेस तो बहुत बन रहा है, इनफ्लो आ रहा है, तो सब ब्रोकर लोग बहुत मजे कर रहे हैं। सब ब्रोकर लोग का आप अर्निंग्स देखो, आप उनका फिर एसेट मैनेजमेंट में देखो, आप सिर्फ जा रहा है पूरा का पूरा, तो वो मैनेज कर रहे हैं, तो उधर बैंक का ग्रोथ है, तो एसेट मैनेजर्स आर डूइंग वेरी वेल, ब्रोकरेज आर डूइंग वेल, वो आर तो डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, तो CDSL और ये लोग सब अच्छे कर रहे हैं, तो डिपॉजिट आर डूइंग वेरी वेल, और बाकी सबका काम तो एक्सचेंज में हो ही रहा है, तो एक्सचेंज में भी तूफान है। सो एंटायर कैपिटल मार्केट सेगमेंट दैट इट इज ट्रेंडेड, एंड द ट्रेंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम डीमैट अकाउंट। सो अपार्ट फ्रॉम अदर ट्रेंड्स, डीमैट का ट्रेंड तो अभी आया, उसके पहले भी ग्रोथ होता था, सो देर आर डीमैट प्लस है, तो ऐसे देर इज अ मेजर ट्रेंड एंड इट मे गो ऑन फॉर, अभी 140 करोड़ हुआ है, हो सकता है 500 करोड़ भी हो जाए एज वी गो फॉरवर्ड। तो ये बहुत लंबा ट्रेंड है, जब कितना लंबा चलेगा वो समय बताएगा, लेकिन अगले 4-5 साल के लिए तो कोई फुर्सत ही है, बढ़ी रहा है ना, मतलब आदमी, हर आदमी जो 2 पैसे कमा रहा है वो बता ही रहा है। जैसे अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो मोस्टली पैसा आते FD कराते थे, अब और अपने बच्चों को कहते थे बेटा बड़े हो तो FD कराना, पैसे कमाओ, तो अब उल्टा ट्रेंड चल रहा है। अब जो है आपके बच्चे SIP करा रहे हैं और मम्मी पापा को समझा रहे हैं, दादाजी को समझा रहे हैं कि आप भी करो, पापा आप वो कराओ, और दादाजी कह रहे हैं चल ठीक है FD थोड़ी तोड़ा के, मैं FD 50 लाख की करा रहा था, मैं 25 की कराता हूँ, तेरे कहने से 25 की, चल SIP भी करा लेते हैं, तो रिवर्स ट्रेंड जा रहा है, मतलब माता पिता और दादाजी। दूसरा बड़ा ट्रेंड क्या है कि भाई आपको बैंकिंग डिपॉजिट के बदले में मनी, पार्ट ऑफ द मनी अब बैंकिंग डिपॉजिट इज कमिंग टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, तो बैंक्स को तकलीफ हो रहा है, लायबिलिटी प्रॉब्लम है, लायबिलिटी प्रॉब्लम है, तो कॉस्ट टू इनकम इज गोइंग अप, प्रॉफिट निम के ऊपर प्रेशर है, सो हाउ इज द बैंक्स आर टैकलिंग, सो ये सब एक एक ट्रेंड जो है दिखते चले जाएगा। बाकी जैसे देखिए अब डिफेंस है, डिफेंस को सरकार बोलेगी 100% हम खुद ही इंडिजनाइज कर देंगे, अभी आ जाए, जैसे कि आर्मी इन ईयर्स टाइम दे नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम अब्रॉड, बहुत बड़ा ट्रेंड है। सो आर्मी जितने भी डिफेंस रिलेटेड कैपेक्स है या इवन कंज्यूमेबल्स है, उधर तूफान है। फिर तीसरा आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा जोर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैसा है कि आप जितना बनाओ उतना कम है, तो अभी 10-20 साल तक तो इंफ्रा बूम आएगा, चालू है बूम, और उसका कंस्ट्रक्शन का भी है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है ना एक एक थीम बनते चले जाते हैं। डिफेंस में अलोकेशन तो बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर से बोलो कि हमको 100% इंडिजिनस चाहिए, अच्छा उसमें है मोनोपोलिस्टिक, अब हवाई जहाज बनाने वाली एक ही कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बनाने वाली भी एक ही कंपनी, सो ऐसे क्या है कि आपका ग्रोथ हो और मोनोपोलिस्टिक हो, तो फिर देन उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ते जाता है। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो है ना, अभी अब देखिए बाकी जो ऐसे कंज्यूमर साइड है अभी थोड़ा वीक है, लेकिन एक दूसरा इफेक्ट क्या आ रहा है कि वेल्थ इफेक्ट आ रहा है। सी एक तो एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स होता है कि भाई आप कैपेक्स करो, कंज्यूमर स्पेंडिंग होगा और जॉब्स क्रिएट होंगे एंड इकोनॉमी चलेगा 6-7% से। दूसरा ये है कि आपका टॉप डाउन इफेक्ट है स्टॉक मार्केट का, डीमैट अकाउंट्स नहीं है जितने थे उतने थे, 3-4 साल में अभी 4 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो गए। अब वो डीमैट आया तो उससे मार्केट कैप बढ़ा, बाजार में तूफान है, मार्केट कैप बढ़ा तो लोग जो है लोगों को घर खरीदने गए, अब बड़े बड़े घर लोग खरीद रहे हैं, धनाधन 100 करोड़ 50 करोड़, लग्जरी मार्केट में तूफान है,
तो उधर सब जितने ये सब जितने डेवलपर्स है, DLF और लोडा, वो सब के सब की हालत ऐसी इतनी मरी हालत है 3 साल पहले, और आज देखो दे बिकम ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू। सर मैं इसमें भी एक अपडेट देता हूँ। हाँ। सुबह का न्यूज़ है, DLF का एक प्रोजेक्ट आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 3 दिन में 6,000 करोड़ का माल बेचा है, 3 दिन में। सो दिस इज न्यू ट्रेंड हम्म, कि भाई आपका जैसे शेयर बाजार में तेजी रहेगी, ऐसा रियल एस्टेट में तेजी रहेगी। हम्म, जिस दिन शेयर बाजार की तेजी टूटी, उसके 6 महीने के अंदर सबका कमर टूट जाने वाला है। हम्म, सो पूरा डिपेंडेंस जो है ना, सो देयर इज अ एक्स्ट्रा ग्रोथ कमिंग इन द इकोनॉमी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट साइड, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन अस एंड चाइना. हम्म, They don't have this machine. Only America has this machine, हम्म। and America uses it big time. So we are gifted with this machine where Which machine, sir? the machine of the market cap related wealth. You know, where company is separate and market cap is separate. कंपनी जो काम कर रही है, लेकिन लिस्टिंग है, उसी कारण से जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है. जो कंपनी 1,000 करोड़ की है, उसका वैल्यूएशन 4,000 करोड़ का है, तो आपने वेल्थ का साइज जो है वो एनहांस कर दिया है. एंड जो वेल्थ होता है दैट डिस्काउंट्स द फ्यूचर. सी, यदि लिस्टिंग नहीं है कंपनी का, यदि आपके यहाँ शेयर मार्केट नहीं है बाई चांस, चलो यू कैन हैव द कंट्री विदाउट शेयर मार्केट, ओके, तो उसमें क्या होगा, हर कंपनी जो है ना विल बी ट्रेडिंग एट बुक. आपके पास कंपनी, मेरे पास कंपनी है, हम काम करेंगे जो हो सकता है. लेकिन उस सी क्या होता है जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे एंड पास्ट. फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है. फ्यूचर जब आएगा तब आएगा. द मोमेंट इट गेट्स लिस्टेड, योर फ्यूचर हैज बिकम प्रेजेंट. आप कमा रहे हो अभी 20,000 करोड़, लेकिन आपको 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन दे, वो क्या है, पूरा जो फ्यूचर में जो इतना कमाने वाला उसका एस्टिमेट करके आज के आज आपको दे दिया लाके. ये तो मतलब बाजार का ये है, जादू है कि आपको. सो आज के आज आप 4 लाख करोड़ खर्च कर सकते हो. आज जैसे PSU पब्लिक सेक्टर पूरा यूनिट्स है, उनका नेटवर्थ होगा मतलब 15-20 लाख करोड़, लेकिन 60 लाख करोड़ का कीमत है. तो वो 60 लाख करोड़ तो उन्होंने तो कमाया नहीं, उन्होंने तो 15 लाख कमाया. तो 60 किस बात का, ये फ्यूचर जो कमाने वाले आज हो गए. तो आज सरकार 60 में से 10% बेच देती है. 6 लाख करोड़ बेच के आप पूरा इंफ्रा का काम करो. अच्छा, 6 लाख करोगे, उसका कीमत 12 लाख करोड़ हो जाएगा, फिर करो आप. तो ये सिक्योरिटाइजेशन का जो साइकिल है, ये सबसे बड़ा इनोवेशन है. इस पे सर अपने ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, मैं भी चाहता हूँ ऑन द कैमरा भी हो. जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर रहा है, 500 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का प्रॉफिट है, वो कहता है कि यार मैं मेरी जीवन में जो कर रहा हूँ चुपचाप कर रहा हूँ, मेरे गली मोहल्ले शहर में सबको पता है, मैं क्यों लिस्ट हूँ. एक तो आपने बेनिफिट सबसे बड़ा बता दिया कि दिस इज द बिगेस्ट, मतलब मेरा खुद का माइंड ओपन हुआ कि यार क्या आपने जबरदस्त चीज़ बताई कि यार फ्यूचर की चीज़ें अपने को हाथ में मिल गई. और क्या क्या उसको बेनिफिट्स और मिल सकते हैं कि लिस्टिंग में आना चाहिए, मतलब बिकॉज मैं इस फेवर में हूँ कि यार मोस्ट ऑफ द जो भी कंपनी लिस्टेड हो सकती है उसको हो जाना चाहिए. ये उसके लिए भी और भारत के ग्रोथ के लिए भी ठीक है. तो उसको एक पॉइंट तो आपने बताया, 2-4 पॉइंट और बताइए जिसका मानस बने आदमी का लिस्टिंग होने का, आदमी लिस्ट कराए. देखिए, आप जो है ना कंपनी और योर फॉर्चून देन के भी सेपरेटेड. यू एंड कंपनी आर सेपरेट. ठीक. तो कंपनी क्या है, एक जीवित प्राणी है. ठीक. वो मशीन चलते रहना चाहिए. ठीक है. आप यदि जैसे आपके पास 1,000 करोड़ का सेल्स है और 1,000 करोड़ का आपका नेटवर्थ है, ओके, आपका प्रॉफिट 100 करोड़ का है, 10% नफा है. अब आपको एक हॉस्पिटल बनाने का है 100 करोड़ का, कहाँ से लाओगे पैसे? मेरा प्रॉफिट ही ऑप्शन अभी तो फिर आपको बिजनेस को तोड़ना पड़ेगा आपको. सही बात है. अच्छा, बिजनेस तोड़ के मान लो उसमें से 50-100 करोड़ निकाल भी लिया आपने, तो सबसे पहले तो 50-40% आपको टैक्स भरने का है, डिविडेंड टैक्स भरना पड़ेगा, तब जाके आपको 60 करोड़ मिलेगा. तो आपको 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको कम से कम 250 करोड़ का डिविडेंड देना पड़ेगा. तो कंपनी बैठ जाएगी. सही बात. तो आप कर नहीं सकते. आप ये होगा एक केस जो लिस्टेड नहीं है. लिस्टेड बंदा है, 1,000 करोड़ का सेल्स है, 100 करोड़ का नफा है, उसका मान लो 20 का पी है, 2,000 करोड़ में लिस्टिंग है उसका. हाँ, कंपनी चल रही है आराम से. 2,000 करोड़ में बोलते हो आप, मेरे को 100 करोड़ काम करने, मैंने 10% बेच दिया, मेरे को 200 करोड़ मिल गया. 200 करोड़ जाके मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो कौन पूछने वाला है. कंपनी चल रही बढ़िया. सो यू कैन हैव द केक एंड ईट इट. ये सिर्फ लिस्टिंग का जादू है, और किसी में पॉसिबल ही नहीं है. तीसरा, आपके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, वो कहीं जयपुर फैपुर कहीं सब जो शादी हुई है, उनको शेयर बाजार से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उनका हक बनता है. 1/4 दे रखे आप, तो उनको सेटल कैसे करोगे आप? कंपनी तोड़ोगे नहीं ना. कंपनी तोड़ो तो कंपनी खत्म हो जाएगी. 4 टुकड़े में करो तो कोई कंपनी बचेगी नहीं. कंपनी इंटैक्ट होना चाहिए. एंड येट यू शुड बी एबल टू सेटल. दैट इज पॉसिबल ओनली द लिस्टिंग. सबको शेयर दे दो. एक लड़के के पास 50% है, बाकी लड़कियों को 20-20% दे दो. भैया अपने घर जाओ, आपको बेचना है बेच दो, नहीं बेचना रखे रहो, सब बढ़िया. कंपनी के ऑपरेशंस कंपनी को अफोर्ड नहीं होना चाहिए.
कंपनी का रास्ता चलते रहेगा. सो कंपनी इज अ नेशनल एसेट. शेयर्स कैन मूव. सो हैव द केक एंड ईट इट. तो बेसिकली अगर जैसे मान लो पार्टीशन करना है बच्चों में तो काम आ गया, मुझे Family- एग्जिट लेनी है फॉर एग्जांपल, हाँ, मैं कहता हूँ आप यार मैंने बुढ़ापा हो बहुत गया 20 साल आपका. मेहनत की, अब तो मैं पैसे की निकाल के और साइड में आराम करना चाहता हूँ, मेरे को तो आपको नहीं गोल्फ जाना खेलने ऑफिस। का, आपको घूमने का, आपको बनारस में जाके घाट में बैठ के मजा करने का, तो करो भाई. कंपनी चलती रहेगी. आप शेयर भी बेच दो उठा के, प्राइवेट इक्विटी वाले वो भी उठा के ले आएंगे आपसे. सही बात. That is possible only with the listings. That is called securitization. When you securitize your company, that's how the magic starts. Got it. तो ये आपके लिस्टिंग के बेनिफिट हो गए व्यक्ति को. अपन फ्यूचर आउटलुक की बात कर रहे थे, 3 थीम्स पे अपन ने बात की मेजर. और सर अभी आपको जैसे कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट होने की बात कर रहा हूँ, बाजार अच्छा चल रहा है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ सब अच्छा चले, लेकिन कहना कि अनुलोम अनुलोम बहुत हो गया. अब क्या लगता है विलोम कब होगा? अभी 6 महीने बाद, साल भर बाद? और अगर हुआ तो क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं कि यार इन फैक्टर की वजह से शायद हो सकता है विलोम? देखिए, विलोम तो होगा ही होगा. विलोम तो होगा ही. अब हमको ये नहीं मालूम कब क्यों होगा? होगा, क्योंकि ये बाजार का क्यों नेचर भी है. नहीं पता होगा. क्योंकि वो अनुलोम विलोम कर ही सकते हैं आप. कब होगा ये तो पता, किसी को नहीं पता कि कब हाँ. होगा, पर क्यों हो सकता है इस देखिए, पे कुछ बाजार आइडिया? तो आपको 14% ही देके जाएगा. हाँ. कोई भी दिल्ली में बैठा हो, कहीं भी कुछ हो, बाजार का जो रीत है 42 साल से 45 साल 14% दिया, उतना ही आने वाला है. वो भी बहुत है एक्चुअली. ठीक है, तो एक बात आप समझिए, उतना ही बनने वाला है. दूसरा ये है कि एक करेक्शन क्यों हो सकता है. आज के माहौल में ऐसा लगता है एक करेक्शन होता है सप्लाई से. मतलब डिमांड बहुत है. अभी हमने डिमांड का तेजी तो कर लिया कि भाई 4 करोड़ से 14 करोड़ होगा, 14 से 28 हो जाएगा, पक्का होगा. हो जाएगा. तो उससे बाजार का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होगा. तो उसमें डिमांड भी बहुत आएगा पेपर का, सप्लाई बहुत आएगा, भर भर के सप्लाई आएगा. आप बता रहे ना, 1 IPO एवरी डे, 1 क्या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इस साल बना एक सिचुएशन ऐसा आएगा और बहुत शॉर्टली आएगा जब बड़ा फेमस IPO फ्लॉप होगा, तब जाके विलोम होगा, समझे ना. अच्छा, मैं भी घूम घाम के आया अभी 5-7 दिन अमेरिका में, तो उसमें 15-20 लोगों से मिला. उनको दे लव इंडिया, दे लव मोदी, बट दे हेट द वैल्यूएशन ऑफ इंडिया. तो वो बेचते रहेंगे वो. उनको आप मतलब वो घोड़े को आप पानी तक ले आओ, लेकिन वो पिएगा नहीं, वैसा आ रहा था उधर. तो वो बेचेंगे वो. और वो सप्लाई आ रहा है, आपको दिखे रहा है रोज. मेरे ख्याल से लास्ट मंथ 34-35 का 1000 करोड़ का बेचा, अभी कल भी 8-10 हज़ार करोड़ बेच दिया कुछ. तो ये सब मुझे लगता है सप्लाई आएगा. तो सप्लाई 2 सोर्सेस से आएगा आपका. एक तो फॉरेनर से आएगा, दूसरा प्रमोटर सेलिंग. इफ इट इज अनलिस्टेड देन इट इज सेलिंग. थर्ड, प्रमोटर्स ब्लॉक विल कम. क्योंकि प्रमोटर्स को मालूम है 10 का चीज 20 में बिक रहा है, तो मैं तो अपना थोड़ा निकालूं करके, तो पक्का आएगा वहां से. सो ऐसे सब तरीके से ऐसा कहावत है, यदि आप ज्यादा भाव करो तो आसमान से भी शेयर आएंगे, और बहुत नीचे भाव करो तो जमीन से भी बाहर आएंगे. तो मुझे लगता है आसमान से भी शेयर आने वाले हैं अभी. तो उसी कारण से वहां से करेक्शन आएगा. अब वो कितना दूर है, कितना सीवियर होगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, मुझे नहीं मालूम. बट मार्केट एंड करेक्शन इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. मतलब गलत चीज में, गलत भाव में बिकना बाजार में, वो सबसे गलत काम है, लेकिन होता है, बाजार का रीत है वो. करेक्शन तो जैसे आपने कहा ना, वो बेस्ट चीज, मतलब वो वर्ड बहुत अच्छा है कि क्लिनजिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है. जब बाजार में, जैसे मुझे अपन रियल एस्टेट के बूम की हमारे, अब मैं बात करूँ रियल एस्टेट का जब बूम आता है, तो जो व्यक्ति मतलब पान वाला कहता है मैं भी ब्रोकिंग कर रहा हूँ, मैं भी एसेट मैं भी बेचता हूँ, वो पान वाले ने भी G+2 बना दिया, किसी ने कुछ भी बना दिया. तो अब वो है कि बाजार अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी आदमी कुछ भी बना के किसी भी पे बेचेगा. वो तो मंदी आती है तब जाके इनके कचरे समटते हैं, और फिर आता है कि अच्छा ये 10 बिल्डर अच्छे हैं, ये 10 बिल्डर बने हैं. वो तो अच्छा और बुरे का तभी मंदी से पता चलता है. तो सर अभी आप थोड़ा सा इसको मार्केट से हटा के व्यक्तिगत पर्सनल पे लेके आते हैं कि पर्सनल लाइफ पे, कि अभी जैसे आपसे इंस्पायर हम बहुत ज्यादा है, तो अभी ये कि आपका एक नॉर्मल रूटीन दिन कैसे बीतता है, मतलब हाउ इज लाइफ? बिकॉज एक लाइफ होती है बिजनेसमैन की, वो लाइफ बड़ी हेक्टिक है, जिससे सब लोग की भाई सुबह से लेकर शाम तक वो लगा रहता है इसमें उसमें. और एक लाइफ होती है इन्वेस्टर की, जो हर आदमी कहता है कि यार इन्वेस्टर वाली लाइफ हो कि हम खूब किताबें पढ़ेंगे, खूब लोगों से मिलेंगे, बिजनेस ट्रेंड को समझेंगे, पैसिव इनकम एक आती है. तो एक अभी आपकी व्यक्तिगत लाइफ कैसी है, आपका टिपिकल डे कैसे जाता है? देखिए, हमारा इन्वेस्टर का लाइफ नहीं है हमारा. वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर रनिंग अ कंपनी, ओके, वी आर 12,000 पीपल. तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. तो हम सवेरे 6 बजे उठता हूँ, मैं 5:45 बजे उठता हूँ. फिर हमारे दोस्तों के साथ हम वॉक करने जाते हैं 6:30 बजे, या गोल्फ खेलने जाता हूँ. सो दो काम करता है अल्टरनेट. हाँ, सो टिल 10:30 इट इज़ अ हेल्थ मैनेजमेंट. ठीक. तो स्विमिंग में जाएंगे, जिम में जाएंगे, वॉक करेंगे, गोल्फ खेलेंगे,
ऐसा करके 10 साढ़े 10 बजे तक हेल्थ मैनेजमेंट पर्सनल कम्प्लीटली। 10:30 बजे जो है ना मैं घर से निकलता हूँ, 10:30 बजे आता हूँ एक्चुअली। फिर उसके बाद मीटिंग चालू करते हैं, तो 3-4 मीटिंग करते हैं दिन भर में। एक मीटिंग आज यहाँ पर हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग मैं आपको बता तो ऐसे 3-4 मीटिंग होगी, फिर शाम को 6-7 फिर देन देयर विल बी ब्लॉक्स ऑफ टाइम व्हेन आई विल रीड। हुँ, हाँ, सो मैं घर में 4 पेपर पढ़ के आता हूँ, यहाँ एक और पेपर पढ़ता हूँ। बुक्स देखे होंगे आप पूरे टेबल हुँ, में, हुँ, हुँ। एस्पिरेशनली इतना पुस्तक पढ़ने का है, तो जहाँ पर भी 5, 10, 15 पेज पढ़ सको, पढ़ो आप, जो ब्लॉक में टाइम मिल जाए। हुँ, तो ऐसे मतलब धीरे-धीरे जो है ना पूरा दिन निकल जाता है, फिर शाम को 7 बजे से चले जाओ वापस। देन देयर इज़ नो बिज़नेस बिज़नेस। आफ्टर 7:30 सो इट्स देन आई स्लीप लाइक अ बेबी। मतलब 10 साढ़े 10 बजे कुछ देख दुखा के क्रिकेट अभी क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट के देखे 250 रन 200 के ऊपर बना तब जाके मैं दूसरा इनिंग देखता हूँ मैं। हाँ। फिर 200 से नीचे तो जाके मतलब ही नहीं। गेम क्या है उसमें तो वही तो इस टाइप का कुछ देख दुखा के 10-11 बजे सो जाने का, फिर 6 बजे उठने का, तो 6 से 7 घंटा मैं सोता हूँ, तो ऐसा बहुत नॉर्मल लाइफ है। तो इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, जैसे अभी आपने कहा कि भाई एंटरप्रेन्योर हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टीम आते हैं, सर हमारे पास 12 एम्प्लॉई हैं, अब कैसे सँभालें उनको? 20 एम्प्लॉई हैं, कैसे सँभालें? आपके पास है 12,000 एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स कि भैया, जैसे भी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे ऑफ द कैमरा भी कही थी, अभी भी कह रहे हैं कि बिज़नेस का मतलब यही है कि अपने आप चले, वो मशीन है तो बिज़नेस है। तो वो आपकी मशीन जो भी आपके बिना चलती है, तो हाउ डिड यू मेक दिस मशीन? और ये 12,000 आदमियों का भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट के कुछ टिप्स 2, 4, 5 आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे में से तो 12 भी नहीं संभल रहे, मतलब 120 भी नहीं संभल रहे। 120 होने का मतलब कि यार कैसे संभाले समझ नहीं आ रहा। या कहते हैं ना कि एक दुकान नहीं संभलती, जैसे मैं बहुत समझ गया। फनीली कहते हैं कि भाई तुम्हारी एक दुकान थी आपकी 25 साल से, तो अब आपने दूसरी दुकान क्यों खेली? बोले मेरे 2 बेटे इसलिए 2 दुकान। तीसरी खोलोगे? बोले नहीं, कि बेटे ही 2 हैं। तो जितने बेटे हैं उस हिसाब से 2 दुकानें, 3 होते तो 3 खोल देता, बाकी एक्सपेंशन नहीं करना, वो एक दुकान में सब बैठे हैं। तो अभी आपका एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा है भाई, आपका कई शहरों में कई ब्रांच, शायद 500 प्लस ब्रांचेस है जगह जगह, तो 10,000 शॉप्स हैं। 10,000 शॉप्स हैं। तो सर आपका गाइडेंस चाहिए नई जनता को, एमएसएमई को, कि हाउ डू यू हैंडल एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे कोर लेसन्स आपके, कि भी क्या करें? एक चीज़ हमने देखा शुरू से जब कंपनी बना रहे थे हम लोग, तो एक तो पहली बात जो है कि उनके ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ के ऊपर फेथ बहुत चाहिए, डेलीगेशन बहुत, डेलीगेशन। डेलीगेशन सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप आए अहमदाबाद से आ गए तो आपको डेलीगेशन समझ में आ गया। डेलीगेशन एक माइंडसेट होता है कि भाई सामने वाला मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मेरे को एकदम पूरा विश्वास है हर आदमी जिसको मैं चुना हूँ। एक तो पहली बात, आदमी ऐसा चुने जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो। सो फंडामेंटली मैं जितने लोग को इंटरव्यू करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो बंदा मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो। मेरे 1 घंटे इंटरव्यू लेता है, मेरे 1-2 चीज़ सिखा के जाए वो। ऐसे बंदे को लेने का। हाँ, एक तो पहला वो कर लिए, तो अच्छे आदमी को आपने ले लिया। उसके बाद क्या, जो काम है उसको सिखा दो आप। सिखाने के बाद उसको फट से जैसे सीख जाए वो, उसको टिका दो काम, तो आपका हाथ फ्री हो जाए। तो वो कितना जल्दी आप पुश आउट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे कि पता, हम भी पहले तो बताया ना, जब 2 बॉसेस अकेले 1 2 पे हो, बॉस, एक 1 पे ऑन। तो वहाँ चालू किए थे। अभी तो 2 बॉसेस और 12,000 लोग काम करो, लोगों को सैलरी भी मिलती है 10-10, 20-20 करोड़ की, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, तो हाँ। तो ये जो है ना, ये एक माइंडसेट है कि हमको कंपनी बनानी है। हमको ऐसी कंपनी बनानी है जो हमसे बाद में चले। हमने शुरू से सोची है कि वी वांट टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन व्हिच विल आउटलास्ट अस। क्योंकि अमेरिकन कंपनीज देखो, आप सिटी बैंक देखो, ये देखो, किसने बनाया, कब बनाया, और यहाँ लाखों लोग ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं। तो ऐसे कॉर्पोरेशन बनाने का है, वो हमारा ड्रीम था शुरू से। अब उसमें हम कहाँ तक आगे बढ़ते हैं देखेंगे, लेकिन डेलीगेशन इज अ की। रिक्रूटिंग द राइट पर्सन whom you can delegate सक्सेसफुली। तो पहला है रिक्रूटिंग राइट राइट पर्सन। एंड देन डेलीगेट। मतलब वो बंदा हिलेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा गलती भी कर सकता है, बट यू शुड बी टॉलरेंट, बिकॉज फाइनली वो 24/7 वो काम करने वाला है। आप नहीं कर सकते वो काम, कितना रोल करोगे आप? सेल्स करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, परचेज करोगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करोगे, ब्रांडिंग करोगे, रिसर्च, क्या क्या करोगे आप? यू नीड यू एम्प्लॉइज। नीड एम्प्लॉयज एंड दे विल डू बेटर जॉब। एक इसमें सर अपनी 2 चीज़ और 2 क्वेश्चन और निकल के आते हैं कि हायरिंग अच्छी करो। तो एक तो मैं एक सवाल ये पूछूंगा, हायरिंग में कुछ 2-3 टिप्स आपसे और लूंगा। एक और है कि जैसे कई लोग कहते हैं आपने कहा सिखाओ और उन पे छोड़ दो। कई लोगों के सजेशन आते हैं कि सर हमने सिखाया, वो 6 महीने साल भर सीखा, भाग गया, अब नया लाओ, नया सिखाओ, फिर भाग जाता है। तो ये तो हम कंपनी चला रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं? नहीं, वो ठीक है। हाँ, वो होता है, व्हाट दे आर सेइंग इज राइट, लेकिन वही आप सही आदमी चुनो और सही कंपनसेशन भी दो उसको। सी राइट वर्किंग एनवायरनमेंट दो। आप कहेंगे पॉलिटिक्स चल रहा है, जो बेचा है उसके पीछे लगे हुए हैं लोग, उसको बता रहे तू इसका भाई है, भतीजा है, ये वो, इस टाइप का, तो माहौल खराब है कंपनी में, तो भाग ही जाएगा ना वो। तो आपको माहौल भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा।
जैसे हमने बहुत नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर बहुत बेवकूफ़ी माफ़ है, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ इंटीग्रिटी इज़ नॉट अ माफ़। आप गलत करोगे तो चलेगा, समझे ना, लेकिन आप बेईमानी ना करो, आप क्लाइंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ओनरशिप एटीट्यूड लेके आओ। सो ऐसे कुछ कई क्वालिटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ ओनरशिप कल्चर का बहुत कीमत है। आप मतलब देखो भाई, आपको जो सैलरी जो नेगोशिएट करना कर लो, जब आते हो 10 बजे तो आप ऐसे मालिक की तरह आओ, मतलब काम ऐसा करोगे जैसे मालिक करेगा ऐसा। सो वो जो ओनरशिप एटीट्यूड है वो धीरे करके जो है कल्चर है, वो आपने सींचा है धीरे कल सीख जाएगा धीरे, और वो बंदा बहुत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे तो कोई ऐसे कोई ज़्यादा रिलेटिव तो है नहीं, यहाँ कोई है नहीं, रिलेटिव है नहीं यहाँ। तो रिलेटिव भी होंगे तो सर 100 में रिलेटिव नहीं है, 12,000 में नहीं है, कहाँ कोई से है आएगा नहीं, रिलेटिव? रिलेटिव ही नहीं है यहाँ पर। हमारे शुरू से डिसाइड कर लिए ज़्यादा रिलेटिव भरने, मामा चाचा काका को ज़्यादा लेके आने नहीं कर रहे, कंप्लीटली प्रोफेशनल रखने का। तो उसमें क्या है कि हम किसी मतलब हम वी कैन हायर एनीबॉडी, वी कैन फायर एनीबॉडी, वो एक माहौल है, मतलब सब मेरिट कर से यहाँ तक। तो दैट अलाउज इस टाइप के कई, ये बफेट साहब से हमने बहुत चीज़ सीखी इसमें से, कि कैसे चलाते हैं वो, हाउ टू थिंक अबाउट हाउ टू रिक्रूट एन एम्प्लॉय, मतलब अपने से अच्छा एम्प्लॉय कैसे, क्या क्या देखने का उसमें। तो वो जो 3 चीज़ हमने मैंने बताया, वही तीनों चीज़ देखने का। भाई तू, जैसे मैं बोलता हूँ तेरे सेल्स करने का, तू किधर सेल्स किया है क्या? सो ही शुड बी अ गुड सेल्समैन। सेकंड, उसमें जुनून कितना है, वो तो देखो भाई, आग कितनी है, उसमें भूख कितनी है। वो कोई छोटे गांव से आया क्या, उसको बहुत बड़ा आदमी बनने का क्या, ऐसे बंदे पकड़ने का, समझ। लेकिन खाया पिया मोटा हो, बहुत अच्छे स्कूल से आया है, वो बंदे को दौड़ने का ही नहीं है। अरे भाई तुमको दौड़ने का तो सेल्स होगा कैसे फिर? तो एक तो कॉम्पिटेंस हो गया, जुनून हो गया, तीसरा ईमानदार है, यू नो, कि भाई जो बोल रहा है वो करेगा, गलती होती है लेकिन फिर भी करेगा। सो ये तीनों चीज़ देखो तो 10 में से 6-7 भी सही निकलते हैं। 2-3 निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीवन का पार्ट है। मतलब आदमी से गलती हो सकती है, आदमी गलत नहीं होना चाहिए, बस ये कर रहे हैं। एक सर लास्ट 2 क्वेश्चन पे एंड करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, पैसे से सर कितनी लाइफ बदल जाती है? जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई 10 करोड़ कमा लिया, चाहे 100 करोड़ कमा लिया, बात तो एक ही है, रोटी तो 4 ही खानी है, गाड़ी तो वही लेंगे। तो इसमें कुछ, जैसे आपकी गुल्लक है छोटी सी 3400 करोड़ की, तो मैं समझना चाह रहा था कि ये पैसे से जैसे पैसा बढ़ता जाता है, मतलब लाइफस्टाइल में, सोच में, वर्किंग में कुछ फर्क आता है? जैसे हम तो बहुत छोटे बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, तो एक छोटे लोगों में एक वो है कि पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, ज़्यादा कमाते ही आदमी बदल जाता है। ये जो पैसे वाला आदमी है, पैसा आते ही आदमी बदल जाता है। तो कम पैसा कमाना ठीक है, दाल रोटी ठीक है, बहुत ज्यादा कमाओगे तो आदमी बदल जाएगा, ऐसा नॉर्मली कहते हैं लोग। दुनिया क्या बात है, मैं नहीं मालूम, ठीक, आई बिलीव इन मेकिंग मनी, ठीक है, एज मच एज यू कैन, बट मेक इट राइट वे, धर्म से कमाओ, हाँ, ढंग से कमाओ, गलत नहीं करने, किसी गला काट के पैसे नहीं कमाओ, लेकिन अच्छे से मेहनत से कमाओ, इंटेलिजेंटली कमाओ। और ये अथाह है, पर शहर बाजार में तो मतलब जितना गंगा में पानी नहीं उतना पैसा है, तो अथाह है, जितना खींच, बढ़िया लाइन है सर, ये रील वाली लाइन है हमारी। हाँ, तो ये क्या है, बहुत पैसे हैं आप में, कितने तो लोकल नहीं, ग्लोबल है ना। अब तो पूरा मार्केट ही ग्लोबल हो गया। $110 ट्रिलियन का ये, विच विल बी इन नेक्स्ट 5-6 विल बिकम 220 ट्रिलियन। आप 1-2-4 ट्रिलियन खींच लो, आप क्या फर्क पड़ता है? वही तो क्या है कि सिर्फ यू शुड एंजॉय द गेम। एक तो क्या, पैसे की जो एक दो बेसिक नेसेसिटी वो जरूरी है कि लाइफ में कहीं कहीं तो एक बेसिक आपको 10-5 करोड़ तो मतलब घर हो रहा, सही घर हो जाए, सही फैमिली हो जाए, सही एक बेसिक नीड जो है वो सब सुविधाएं तो जरूरी है। तो उसके लिए एक लेवल के पैसे चाहिए, क्योंकि हम तो सब बहुत नीचे से आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं थे सब ये। तो सो दैट इज़ वन लेवल ऑफ बेसिक नेसेसिटी टू बी मेट एट अ रीजनेबल लेवल, दैट इज़ वन। बट गोइंग बियॉन्ड, सो देखिए बहुत ज़्यादा पैसे से कुछ लाइफ बहुत बदलती नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम। मतलब ये जुनून से कैसे आता है? मेरा एक सवाल ये है, हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे कई लोग से मैं पूछूंगा बिजनेस में कि भाई आपकी ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे? उनका राहुल जी ग्रोथ की जरूरत क्या है? हाँ, ठीक है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया घर ले लिया, एक फार्म भाई हाउस देखिए है, वो 4 खुश है, प्लाट है, देखिए वो मैं खुश है, हाँ, वो खुश है, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो खुशी है वही करो ना आप। मैं खुश हूँ कि मेरे को भाई मैं हर 3 साल में मेरा डबल करने का, तभी जाके मैं खुश होऊंगा, तो मैं करूँगा, वो मेरा गेम है, वो मैं करूँगा, वो दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ओके, अपनी हैप्पीनेस। हाँ, अच्छा नहीं करें तो भी ठीक है। अब सर जाते जाते अंतिम सवाल आज के पॉडकास्ट का, कि आपकी मतलब जो भी यूथ अभी मुझे सुन रहा 20-25 साल का है, अभी कमाई कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, आगे जाके कमाएगा, उसके आगे पूरा अभी लाइफ पड़ी है 30-35 साल की। अब चाहे वो बिजनेस करने की सोचे, या स्टॉक मार्केट में आने की सोचे, या वो इन जनरल जो लाइफ जी रहा है, उसको लेके आप क्या सजेशन उसको आप देना चाहोगे? वो बिजनेस करे तो, या स्टॉक मार्केट करे, या कुछ भी, एनी सजेशन, कंपाउंडिंग वाला है, जो भी आपको सजेशन। एक बात है जो
ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है हाँ वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन सुना सभी ने है, क्योंकि कैगर तो सब जगह आता है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट लो तो भी कैगर आता है, इक्विटी में जाओ तो भी कैगर, लेकिन कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ये है क्या चीज़? ये कंपाउंडिंग होता कैसे है? व्हाट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग? आइंस्टीन ने क्या बोला? इट इज एथ वंडर ऑफ वर्ल्ड। किसने बोला? आइंस्टीन ने बोला। तो समझो सही, वो बोल के आ रहा बुढ़ा, समझे ना? इसमें इतनी खासियत क्या है? तो ये बहुत खास चीज़ है। सब ने सुना है लेकिन बहुत कम लोग कर सकते हैं। अच्छा नहीं खाली इंडिया में, पूरे विश्व में बहुत कम लोग करते हैं। एंड इट हैज़ टू बी डन मेंटली। जब आपको वैल्यू समझने का है कंपनी का, मैं यदि आपको बोलता हूँ कि ये कंपनी 25% से ग्रो होने वाला है, अभी 1000 करोड़ टर्नओवर है, 25 और से 100 करोड़ का नफा है, और ये 25% से ग्रो होने वाला है, तो 10 साल में कितनी बड़ी कंपनी बनेगी? 10 साल में 10x 10x। 20 साल में कितनी होगी? 100x, जीरो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये लोगों को ये समझ कर नहीं नहीं आता पाते है। लोग। सब लोग वो बोलते हैं 10 से 20 में जाएगा। 20 या 30 में आएगा। अरे भाई, जब तुम सोचते हो कि 20 या 30 होगा तो उसका वैल्यूएशन भी उतना ही दोगे तुम। लेकिन रियलिटी तो ये है कि 100 होने वाला है, और 30 साल में कितना होगा? 1000। तो ये जो है ना, ये बात समझ में आती है। अच्छा, दूसरा ये है, जैसे मैंने बोला कि भाई एक फ्लैट है जो 150 रुपये में किसी ने 1978 में खरीदा था, और आज 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट की कीमत है। तो कितना कमा लिया? ऐसा लगता है कि उसने दुनिया लूट लिया करके। 1000 गुना कमा लिया। 1000 गुना कमा लिया। लेकिन कितने साल में कमाया? 45-46 ईयर में कमाया। तो क्या कंपाउंडिंग पड़ा? कैन यू कैलकुलेट? 25 के नीचे आएगी, मतलब वही 17-18 की आगे करा। इसका तरीका है रूल ऑफ 72। ओके। रूल ऑफ 72 टेल्स यू कि बहुत छोटी चीज़ है। रूल ऑफ 72 डिवाइड बाय परसेंटेज गिव्स यू नंबर ऑफ ईयर इन विच विल डबल। 72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू परसेंटेज इन विच विल डबल। ओके। तो 72 से आप डिवाइड करें 15 से, तो 5 साल में आपके पैसे डबल होंगे। या यदि 72 को 5 से डिवाइड करें तो 15% आपको रिटर्न आएगा। ठीक है। तो अभी 45 से करें तो रिटर्न। हाँ, तो 45 से करेंगे आप तो 1000 गुना हुआ, तो कितना हुआ? 2⁻10। तो आपने 10 बार डबल किया, 45 साल में 10 डबल किया, तो 45 डिवाइड बाई 10, तो कितना साल? एक बार डबल करने के लिए कितना टाइम? 4.5 साल। 72 डिवाइड बाई 4.5, तो 16-17% आएगा। तो आपका 45 साल का हिसाब हमने कर लिया अभी। 17% है वो, तो 1000 गुना बढ़ गया। कुछ नहीं, 17 का क्या है? उतना तो बाजार में मिल गया ना। तो मैं उतना क्यों मरूं यार? बाजार में आ जाऊं मैं। तो बट ये चीज का मजा कब आएगा? जब आप खुद समझ सकते हो, समझ पाओगे। अनुभव की चीज है, अनुभव की चीज होगी जब। तो आपका पास की कमाई आप गिन सकते हो, किस हिसाब से किया उसने, और आगे आपको कहाँ कितने स्पीड से जाने गए वो भी आपको दिख सकता है। आपके पास 1 करोड़ है, आपको 1000 करोड़ करना है, टाइम कितना है? 40 साल है। क्या कंपाउंडिंग पड़ेगा? कर लो आप। सर, ब्रिलियंट, वन ऑफ द ब्रिलियंट पॉडकास्ट एवर। और मतलब ये मान लो कि बहुत सारी जो मेमोरीज सोई हुई थी वो जग गई है। बहुत सारा जो पैशन था, वैसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन अब और ज़्यादा पैशनेट हो गए। और कहते ना कि अभी जो बकेट लिस्ट में ड्रीम होता है कि अपन को जीवन में 10 चीज़ करनी है, तो उनमें से एक चीज़ आज मैंने पॉडकास्ट आपके साथ करके वो पूरी कर ली। एंड थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा।